हम थायरिस्टर पढ़ेंगे, यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। देखिए, थायरिस्टर एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है थायरिस्टर। थायरिस्टर एक परिवार है। थायरिस्टर इस परिवार में एससीआर है, डायक है, ट्रायक, आरसीटी है। कई सारे लोग इस परिवार में हैं, लेकिन इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो एससीआर है। कई सारे लोग इस परिवार में हैं, डायक, ट्रायक, आरसीटी, एससीआर, मगर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एससीआर है। इसी परिवार के नाम से थायरिस्टर को जाना जाता है। तो मैं बोलूंगा थायरिस्टर तो समझना एससीआर, मैं बोलूंगा एससीआर तो समझना थायरिस्टर। जैसे वो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी, मोदी मतलब बीजेपी, वैसे ही है एससीआर क्या है? थायरिस्टर परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सबसे पहले थायरिस्टर की बात करते हैं कि एससीआर क्या है। एससीआर जो है, इसका पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है, क्या पूरा नाम एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका पूरा नाम है, या थायरिस्टर बोलते हैं। इसमें पता कितनी लेयर होती हैं? एक पी, एन, पी, एन, 4 लेयर होती हैं। 1 2 3 4 पी, एन, पी, एन, एक पी फिर एक एन, एक पी फिर एक एन, 4 लेयर होती हैं। 4 परत, 1 2 3 4। जंक्शन कितने होते हैं? जंक्शन 1, जंक्शन मतलब संधि 2 और 3, 3 जंक्शन होते हैं, जहां पे एक पी और एक मिलता है। यहां पे मिला, यहां पे मिला, यहां पे मिला, इसको जंक्शन बोलते हैं। एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन, तीसरा जंक्शन। तो जंक्शन कितने हैं? 3। और लेयर कितनी है? 1 2 3 4, 4 लेयर हैं और 3 जंक्शन हैं। टर्मिनल कितने हैं? टर्मिनल 1 2 और 3, 1 2 और 3, एनोड, कैथोड और गेट। 3 टर्मिनल। इसका सिंबल अगर आप देखोगे, इसका सिंबल पट्टी कैसे बनाते हैं? जैसे डायरेक्ट सिंबल बनाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे एक गेट हो गया, गेट टर्मिनल होता है। ए एनोड है, ए कैथोड। ए क्या है? एनोड, नोड। ए क्या है? कैथोड। जी है गेट। एनोड, कैथोड, गेट, ये सिंबल इसका। तो सवाल आता है कितने टर्मिनल होते हैं इसमें? कब बोलना? 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड, गेट। अच्छा, कितनी लेयर होती है? 1 2 3 4, 4 लेयर। क्या क्या? पी एन, पी एन। जंक्शन में संधि कितनी होती है? 3 संधि होती है। ठीक है। इसमें जो एनोड और कैथोड है उसको बोलते हैं मुख्य टर्मिनल। एनोड और कैथोड को मेन टर्मिनल बोलते हैं, जी को कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। कंट्रोल टर्मिनल ये मुख्य टर्मिनल, मेन टर्मिनल एनोड, कैथोड, जी को बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। आवाज आ रही है? क्लियर? बोलो। देखो लिखा हुआ है एससीआर है 3 टर्मिनल 4 लेयर। एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं और 4 परत होती है। कितने टर्मिनल होते हैं? 1 2 3, 3 टर्मिनल और 4 परत होती है। कौन कौन सी 4 परत? 1 2 3 4। एससीआर है 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर। टर्मिनल 3 होते हैं, ए और के को बोलते हैं मेन टर्मिनल, मुख्य टर्मिनल। ए और के को क्या बोलते हैं? ए और के को बोलते हैं मेन टर्मिनल, और जो जी है उसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल टर्मिनल, नियंत्रण टर्मिनल। इसमें 4 लेयर होता है, ठीक। टर्मिनल ए के जी होता है, ए होता है एनोड, ए होता है कैथोड, जी होता है गेट। ठीक है, इतना याद रखना। अब अगर आप देखोगे तो ये पी एन, पी एन, यहाँ तीसरी वाली लेयर से 1 2 यहाँ गेट यहाँ जुड़ा होता है, तीसरी वाली लेयर से। ये एनोड है, ये कैथोड है। अगर हम एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव करें, मतलब इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दें और इसको बैटरी के माइनस से जोड़ दें, इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दें, इसको बैटरी के माइनस से जोड़ दें, इसको बैटरी के प्लस से, इसको बैटरी के माइनस से, इसको बैटरी के प्लस से, इसको बैटरी के माइनस से, तो क्या होगा? अरे इसको बैटरी के प्लस से जोड़ा और इसको बैटरी के माइनस से जोड़ा, क्या होगा? देखो, ये प्लस से जुड़ा है, प्लस, ये माइनस जुड़ा है, ये पी प्लस से जुड़ गया। ये वाला जंक्शन कैसा होगा? देखो पी प्लस से जुड़ा है, जुड़ा है, हाँ सर, और एन माइनस से, पी प्लस से, एन माइनस से, तो कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस में एफ बी। ये वाला जंक्शन एफ बी में होगा फॉरवर्ड बायस, ये वाला जंक्शन एफ बी में होगा फॉरवर्ड बायस में। और ये वाला जंक्शन ये एन माइनस से जुड़ा हुआ है, एन क्या है? एन माइनस से, और पी प्लस से, ये पी प्लस से, एन माइनस से, ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा नहीं होगा? ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। ये देखो माइनस से और पी प्लस से, ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस। बीच वाला देखो, बीच वाला जंक्शन ये है, यहाँ पी कैसे जुड़ा है? माइनस से, और एन कैसे जुड़ा है? प्लस से। पी जुड़ा है माइनस से, एन जुड़ा है प्लस से, फिर रिवर्स बायस में होगा। क्या होगा? रिवर्स बायस में। यानी अगर हम एनोड को कैथोड की तुलना में पॉजिटिव करें, एनोड को कैथोड की तुलना में पॉजिटिव करें, एनोड को बैटरी के प्लस से जोड़ें और कैथोड को माइनस से जोड़ें, कैथोड को माइनस से, तो जो बाहर वाले दोनों जंक्शन है ना, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और भीतर वाला जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। ठीक वही लिखा हुआ है। अगर हम इसको नाम देते हैं J1 J2 J3, तो इस केस में आपका J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होगा और J2 रिवर्स बायस होगा। J2 क्या रिवर्स बायस और J1 और J3 फॉरवर्ड बायस। When anode is positive with respect to cathode, when anode is positive with respect to cathode, अगर एनोड कैथोड की तुलना में क्या धनात्मक है, तो J1 और J3 आपके फॉरवर्ड बायस, J2 रिवर्स बायस। वही लिखा है, बाहर के दोनों जंक्शन है संधि फॉरवर्ड बायस में होंगे और भीतर का जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। ये सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखना। दूसरा है, जब एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव हो, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, यानी ऐसे बैटरी से जोड़ दिया जाए, माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस मतलब माइनस हो गया, ये प्लस मतलब प्लस हो गया, तो पी माइनस से जुड़ा है, पी माइनस से और एन प्लस से, पी माइनस से और एन प्लस से, फिर रिवर्स बायस में नहीं होगा जंक्शन। हाँ भाई, फॉरवर्ड बायस के लिए पी का प्लस से जुड़ना जरूरी है, एन का माइनस जुड़ना जरूरी है। यहाँ लेकिन पी माइनस जुड़ा है और एन प्लस से जुड़ा है, फिर रिवर्स बायस में हो गया। ये जंक्शन को देखो जरा, ये जंक्शन में एन प्लस से जुड़ा है और पी माइनस जुड़ा है, एन से जुड़ा है प्लस और पी माइनस से, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। ये दोनों बाहर वाले रिवर्स बायस। इसको देखो जरा, एन माइनस जुड़ा है, एन माइनस और पी प्लस से, ये वाला जंक्शन जो है एन माइनस से पी प्लस से, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस से बाकी दोनों रिवर्स बायस में। यानी अगर एनोड को हम नेगेटिव रखें और कैथोड को पॉजिटिव, यानी इस तरीके से बैटरी से जोड़ें, ये नेगेटिव टर्मिनल जोड़े और पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड जोड़े, तो बाहर के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होते हैं, भीतर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, बाहर वाले दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में और भीतर वाले जंक्शन फॉरवर्ड बायस में। ऐसे सवाल पूछा जाता है कि अगर हम एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव करें, या थायरिस्टर को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो क्या होगा? या इसको रिवर्स बायस करते हैं, माइनस प्लस करते हैं तो क्या होगा? तो आपने देख लिया क्या होगा, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस होगा। लैचिंग करंट क्या होती है? देखो लैचिंग करंट क्या है, ये पी एन है, ये आपका थायरिस्टर है, ये गेट एनोड कैथोड, फॉरवर्ड बायस है, ये प्लस से जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है। आप अगर थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हो तो आपको यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है, जिसको आप कह सकते हो एनोड से कैथोड तक करंट, इसको एनोड करंट कर सकते हैं। जो करंट यहाँ से यहाँ चल के आ रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं? एनोड करंट। इसको क्या बोल सकते हैं? एनोड करंट। ये जो एनोड करंट है यहाँ से बहने वाली बैटरी से, इसको क्या बोल रहे हैं? ऐसे करंट फ्लो हो रही है, एनोड करंट। क्या बोलते हैं? एनोड करंट। अगर आप थायरिस्टर को ऑन करना चाहते हो तो एनोड करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिस पे थायरिस्टर ऑन हो, उसको बोलते हैं लैचिंग करंट। क्या बोलते हैं? लैचिंग करंट। जैसे एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपके नंबर मिनिमम कितने होने चाहिए, उस एग्जाम में कितनी कट ऑफ कितने होने चाहिए, तो यहाँ जो करंट बहेगी वो करंट मिनिमम कितनी होगी, एससीआर या थायरिस्टर ऑन हो जाए, तो मिनिमम जो करंट चाहिए एससीआर को ऑन होने के लिए, उसको हम बोलते हैं लैचिंग करंट। ये एससीआर के टर्न ऑन, यानी एससीआर को ऑन करने से संबंधित करंट है लैचिंग करंट। आईएल से करते हैं, ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ एससीआर, एससीआर को ऑन करने से संबंधित है। इट इज मिनिमम एनोड करंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर। यह न्यूनतम करंट, यह न्यूनतम एनोड करंट होती है जो एससीआर को ऑन करने के लिए आवश्यक होती है।
ठीक है, सवाल आएगा एससीआर को ऑन करने के लिए न्यूनतम कितनी करंट होनी चाहिए? तो आप बोलोगे लैचिंग करंट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए लैचिंग करंट? अगर आपके लैचिंग करंट से कम है, जो करंट बाहर है अगर लैचिंग करंट से कम है, एससीआर ऑन नहीं होगा, एससीआर ऑन नहीं होगा। और एक होती है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होती है? ये एससीआर के ऑफ करने से संबंधित है, रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। मतलब एक बार आपका एससीआर ऑन हो गया तो कम से कम कितनी करंट बरकरार रखनी है, वो ऑन बना रहे। देखो मान लीजिए लैचिंग करंट 60 एम्पीयर है, इसका मतलब ये है कि एक बार अगर इसमें बहने वाली करंट, एक बार इसमें बहने वाली करंट अगर 60 एम्पीयर आ गई तो एससीआर ऑन हो गया। अब अगर करंट एक बार 60 एम्पीयर आ गई लैचिंग करंट आईएल तो एससीआर ऑन हो गया। अब एससीआर एक बार ऑन हो गया तो अब उसको ऑन बने रहने के लिए जरूरी करंट 60 एम्पीयर चाहिए। एक बार ऑन करने के लिए 60 एम्पीयर चाहिए, एक बार ऑन हो गया तो करंट 60 से कम हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये ऑन ही बना रहेगा। और 60 से कम कितनी हो जाए सर? पर कम भी चलेगा, चलेगा 40 से चलेगा, चलेगा, कम से कम इतनी रहे कि ऑन ही बना रहे, उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। मतलब एक बार एससीआर को ऑन करने के लिए करंट आपको चाहिए कितनी, कम से कम इतनी करंट अगर एससीआर ऑन हो गया, एक बार ऑन हो गया फिर इसको ऑन बने रहने के लिए जो करंट चाहिए पर ऑफ ना हो जाए वो करंट होती है होल्डिंग करंट 20 एम्पीयर। मान लिया 20 एम्पीयर, तो एससीआर कहीं ऑफ ना हो जाए कम से कम कितनी करंट होनी चाहिए उसके लिए? वो 20 एम्पीयर। इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस ऑफ एससीआर। एससीआर की ऑफ टर्न ऑफ से संबंधित है। इट इज मिनिमम करंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एससीआर इन ऑन कंडीशन। कि वह 1 न्यूटन धारा है तो एससीआर को एक बार ऑन हो जाने के बाद एससीआर को ऑन बनाए रखने की आवश्यक है। इफ एनोड करंट बिकम्स लेस देन होल्डिंग करंट एससीआर विल बी ऑफ। यानी जो करंट फ्लो हो रही है अगर होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो एससीआर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है ये होल्डिंग करंट कम होती है, लैचिंग करंट ये है। यानी एक बार इसमें करंट मान लीजिए करंट 40 एम्पीयर 50 एम्पीयर ऑन नहीं हुआ है, 55 58 59 नहीं ऑन हुआ, 60 जैसे करंट हुई एससीआर ऑन हो गया। अब एक बार ऑन होने के बाद 60 एम्पीयर करंट चाहिए, इसमें क्या नहीं ऑन होने वाला करंट 60 से कम भी हो सकती है, 50 40 30 भी हो सकती है। 20 एम्पीयर रहे तो चलेगा, 20 से कम ऑफ हो जाएगा। जैसे आप इसको पसंद करते हो, ठीक है, आप रोज उसके पीछे पीछे डोलते रहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें यहां घुमाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे लैपटॉप लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा मूवी देखने चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए पेपर में बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा, मैं तुम्हें हर तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हारी सहेलियों की बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट दूंगा, खूब करूंगा। कब तक ये तय तब तक करूंगा जब तक कि तुम हाँ नहीं बोल देती। और एक बार अगर तुमने हाँ बोल दिया तो सारा काम खत्म, ठीक है। एक बार आपने हाँ बोल दिया तो सारा काम खत्म। फिर उसके बाद हाँ बोलिए उसने चिंटू बोल लव मी, उसने बोला यस आई लव यू, फिर प्यार मोहब्बत हो गई। अब चिंटू का जो आकर्षण खत्म हो गया। अब चिंटू उसकी सहेलियों के बर्थडे पर पूछता नहीं उसको, अब मूवी देखने नहीं जाता है, नहीं जाता मूवी देखने, गिफ्ट भी नहीं देता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत परवाह करता है, वो नहीं करता जितना हाँ बोलने तक करता था। तो वही एक बार हाँ बोलने तक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, एक बार उसने हाँ बोल दिया यस आई टू लव यू, बस उसके बाद सीधे 20 पे आ गया ना। ज्यादा गिफ्ट देना है, ज्यादा घुमाना है, ज्यादा ये करना है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल परवाह छोड़ दो, थोड़ी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना बिल्कुल ख्याल छोड़ दोगे किसी और के पास चली जाएगी वो। तो मिनिमम एक बार ऑन हो गया यार, वैसे करंट को बहुत कम कर दो। मिनिमम इतनी करंट चाहिए ऑन होने के बाद भी बस बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। वो मिनिमम करंट जो एससीआर को ऑफ होने से बचा दे तब ऑफ ना हो जाए, वो है होल्डिंग करंट। इसका मतलब ये नहीं कि एससीआर ऑफ है तो ऑन करने के लिए 20 एम्पीयर करंट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एससीआर ऑफ है तो ऑन करने के लिए 20 एम्पीयर करंट चाहिए। एससीआर ऑन करने के लिए करंट 60 एम्पीयर की लैचिंग करंट है। हां, एक बार ऑन हो गया तो इसको ऑफ ना होने देने के लिए करंट चाहिए, वो है होल्डिंग करंट। होल्डिंग समझ आया आपको? तो बस आप याद रखना एससीआर को ऑफ ना होने देना है, इसे बचाने के लिए करंट चाहिए, होल्डिंग करंट है वो, ठीक है। तो होल्डिंग करंट ऑन करने के लिए है और लैचिंग करंट ऑन करने के लिए, होल्डिंग करंट आपकी ऑफ करने के लिए, ऑफ से रिलेटेड है। तो लगभग लैचिंग करंट 60 एम्पीयर, होल्डिंग करंट आपकी 20 एम्पीयर के आसपास होगी। ये कहानी आपको यहां दे रखी है। लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, लगभग लैचिंग करंट 2 से 3 गुना होती है होल्डिंग करंट की, लगभग लैचिंग करंट 2 से 3 गुना होती है होल्डिंग करंट की, ठीक है। समझ आया? एससीआर को ऑन करने को, एससीआर को टर्न ऑन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर। एससीआर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रिगर करना। एससीआर को ट्रिगर करना बोलते हैं। और एससीआर को अगर ऑन करना है ना तो एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव रख के ऑन कर सकते हो। अगर आप इसको नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव करके एससीआर कभी ऑन नहीं होगा। अगर आप एससीआर को ऑन करना चाहते हो तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना ही पड़ेगा। इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी आप एससीआर को ऑन कर सकते हो। इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव करके एससीआर को कभी ऑन नहीं कर सकते। खैर, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है छपा हुआ पेपर में कि एससीआर कैसी डिवाइस है? ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है या एससीआर करंट ट्रिगर्ड डिवाइस है? मतलब ये करंट पे आधारित है, ये करंट की वैल्यू जब एक निश्चित मान तक हो जाएगी तब ऑन होने वाली डिवाइस है। एससीआर ये करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, एससीआर धारा आधारित होगी। मतलब ये कि अगर यहां से गुजरने वाली करंट कम से कम लैचिंग करंट के बराबर होगी तभी एससीआर ऑन होगा, इसलिए बोलते हैं करंट ऑपरेटेड डिवाइस। सवाल है एससीआर करंट ऑपरेटेड वोल्टेज ऑपरेटेड कैसी डिवाइस है? तो बोले एससीआर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। मतलब इसके अंदर से गुजरने वाली करंट अगर लैचिंग करंट के बराबर होगी तभी ऑन होगा। सवाल आता है करंट ट्रिगर्ड डिवाइस, करंट ऑपरेटेड डिवाइस, धारा नियंत्रित युक्ति है, धारा आधारित युक्ति है, ठीक। ये लगा को नेगेटिव को पॉजिटिव करके तो एससीआर को ऑन नहीं कर सकते। एससीआर को ऑन करने के क्या तरीके हैं? एससीआर को ऑन करने के कई तरीके हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट तरीका है हमारे पास वो है गेट ट्रिगरिंग। एससीआर को ऑन करने के क्या तरीके हैं? इलेक्ट्रिशियन वाला जान लो, चोकर वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, डीसी वोल्टेज को क्या करता है? डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है चोकर। एससीआर को ऑन करने के तरीके क्या हैं? जो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग क्या है? ट्रिगरिंग मतलब ऑन करना, ट्रिगरिंग मतलब ऑन करना। क्या है गेट ट्रिगरिंग? देखो, अगर आप चाहते हो कि एससीआर ऑन हो उसके लिए सब क्या है? अगर आप चाहते हो एससीआर ऑन हो उसके लिए सब क्या है? एनोड से कैथोड के बीच में जो करंट बह रही हो वो करंट कम से कम लैचिंग करंट के बराबर हो जाए तभी एससीआर ऑन होगा। अगर आप चाहते हो एससीआर ऑन हो जाए तो एनोड से कैथोड तक जो करंट आ रही है वो करंट इसके बराबर हो जाए, वो करंट लैचिंग करंट के बराबर हो जाए, तब एससीआर ऑन हो जाएगा, ठीक। हमने यहाँ बैटरी लगाई, बैटरी लगा के मैं सोच रहा हूँ यहाँ करंट बहेगी और एससीआर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज आप लगाओगे और उससे करंट बहेगी और अगर करंट लैचिंग करंट के बराबर हो तो एससीआर ऑन होगा, ठीक। यहाँ जो वोल्टेज लगाते हैं जिस पे एससीआर ऑन होता है उसको हम फॉरवर्ड बैकवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। ये इट इज मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड इन दिस मेथड गेट करंट। इसमें करते क्या है? अगर आप गेट करंट नहीं दोगे ना ये तो आपको यहाँ ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। मान लीजिए गेट करंट आप जीरो दे रहे हो, जी आई जी जीरो है, ये जीरो है, ये
तो आपको जो वोल्टेज लगाना पड़ रहा है 60 वोल्ट लगाना पड़ रहा है, तो आप वोल्टेज तब आप ऑन कर पा रहे हो। अगर आप गेट करंट पुश दोगे 12 एम्पीयर, तो जो वोल्टेज आप लगा रहे थे 60 वोल्ट 50 वोल्ट हो जाएगा, यानी हल्का सा गेट करंट देकर के आप कम वोल्टेज पे इसको ऑन कर दोगे। अगर गेट करंट आपकी और बढ़ गई 20 एम्पीयर, थोड़ा और बढ़ा दिया, तो अब आप 50 बजाय 35 वोल्ट देकर के इसको ऑन कर सकते हो। आपने गेट करंट और दे दिया 50 एम्पीयर कर दिया, तो आप वोल्टेज पे 15 वोल्ट देकर के ऑन कर सकते हो। मतलब ये है कि इसको ऑन करने के लिए इसमें अंदर गुजरने वाली करंट इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हमने बैटरी लगाई कि इसके अंदर करंट फ्लो हो, एसीआर ऑन हो, इलेक्ट्रिक करंट बराबर करंट हो, एसीआर ऑन हो जाए। आपको वोल्टेज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा इसको ऑन करने के लिए, अगर आप यहां से गेट करंट नहीं दोगे तो। लेकिन अगर गेट करंट आप दोगे तो जितनी ज्यादा गेट करंट दोगे उतनी कम वोल्टेज इसको आप ऑन कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं गेट करंट को कम ज्यादा करके आप एसीआर को जल्दी ऑन कर सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल। एनोड और कैथोड को बोलते हैं मेन टर्मिनल और गेट को बोलते हैं कंट्रोल टर्मिनल, नियंत्रण टर्मिनल, और इसको बोलते हैं मुख्य टर्मिनल। बात आ रही समझ में? तो आपका जो वोल्टेज कम हो जाएगा अगर आप ये वोल्टेज आपका कम हो जाएगा अगर आप गेट करंट दोगे तो। सवाल आता है कि गेट करंट देने पर क्या होता है? गेट करंट देने पर जो वोल्टेज देते हो आप, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज घट जाता है। देखो 60 50 50 35 हो रहा है गेट करंट देने पर। ये सबसे कॉमन मेथड है। इसमें हल्की सी गेट करंट देते हैं और यहां वोल्टेज देते हैं, एसीआर ऑन हो जाता है। देखो और एक चीज, एज द गेट करंट इंक्रीजेस फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज डिक्रीजेस। जैसे गेट करंट बढ़ती है देखो वोल्टेज कम होता जाता है। यानी ये कहने का मतलब है आप खुद स्टडी करते तो आपको जो चीज 20 दिन में समझ में आती, मैंने थोड़ी सी गाइडेंस दी थी, वही चीज आपको 15 दिन में समझ में आ गई। तो मैंने आपकी मेहनत को क्या कर दिया? आसान बना दिया। जो चीज आप बुक से 20 दिन में पढ़ते वही चीज मैंने 5 दिन में पढ़ा दी। या आप जितना नंबर आप ले पाते एलपी एग्जाम में खुद से किताब से पढ़ के अब मैंने पढ़ा दिया, आपकी नंबर बढ़ जाएंगे। वही काम है गेट का, ये चीजों को आसान बना देता है। मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा आपकी मेहनत उतनी कम होती जाएगी। बात आ रही समझ में? तो जैसे गेट करंट बढ़ती है वोल्टेज घटता जाता है। तो सवाल आता है गेट करंट बढ़ेगी जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, वो घटता जाता है। ठीक। अब उसके बाद सवाल आता है कई सारे थायरिस्टर पे सीआर में, कई सारे सीआर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि वोल्टेज रेटिंग ज्यादा हो थायरिस्टर की सीआर की, तो हम सीरीज में लगाते हैं, और अगर चाहे करंट रेटिंग ज्यादा हो तो पैरेलल में लगाते हैं। करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए हम उसको पैरेलल में लगाते हैं, करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए सीरीज में लगाते हैं। आइए सवाल करते हैं, सीआर कैसी डिवाइस है? अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुली कंट्रोल्ड, नन। आपका जवाब होगा सेमी कंट्रोल्ड। क्यों? रीजन बताएंगे, उसका टाइम नहीं है। डायोड कैसा डिवाइस है? डायोड अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। डायोड कैसी युक्ति है? अनियंत्रित। क्या बोल रहे हो पीडब्ल्यू? डायोड एक अनियंत्रित स्विच है, अनकंट्रोल्ड स्विच है। लेकिन एसीआर एक सेमी कंट्रोल्ड स्विच है, अर्धनियंत्रित। लिखा हुआ है डायोड अनियंत्रित स्विच है, एसीआर अर्धनियंत्रित स्विच है। दोनों अंतर आ सकता है एग्जाम में। सवाल है डायोड एक्स्ट्रा टर्मिनल कैन बी कॉल्ड एज थायरिस्टर। भाई डायोड में क्या होता है? डायोड में क्या होता है? एनोड और कैथोड। ये होता है डायोड में? नहीं, एनोड होता है, कैथोड होता है। अगर इसी डायोड में मैं एक्स्ट्रा टर्मिनल और लाके घुसा दूं गेट, तो बन गया थायरिस्टर। तो डायोड में एक्स्ट्रा टर्मिनल और लाके गेट घुसा दूं तो आपका क्या बन जाएगा? थायरिस्टर। क्या बन जाएगा? थायरिस्टर। तो डायोड विद एक्स्ट्रा टर्मिनल, डायोड विद एक्स्ट्रा टर्मिनल इज कॉल्ड, डायोड में अतिरिक्त टर्मिनल लाके जोड़ के उसको एसीआर बना सकता है। वही होता है ये एसीआर 3 मोड में काम करता है। 3 मोड कौन कौन से आपको जानने की जरूरत नहीं है। एसीआर कितने मोड में काम करता है? 3 मोड में काम करता है। एसीआर कितने मोड में काम करता है? 3 मोड में। वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ऐसे करके होता है। आप बस नाम याद रखो, एसीआर 3 मोड में काम करता है। हम एसीआर को ऐसे जूम करते हैं। देखो इसका 2 ट्रांजिस्टर मॉडल है एसीआर का। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल मतलब देखो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, बीजेटी पर चुके हुआ, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, एक पीएनपी लिया, एक एनपी लिया। इस एन को ऐसे चिपका दिया, इस एन को ऐसे चिपका दिया, इस पी को चिपका दिया ऐसे। तो ये पी यहां गया, ये एन और एन मिल के यहां गया, ये पी और पी मिल के यहां गया, और नीचे वाला यहां गया। ये पी यहां आया, ये दोनों मिल गए, मिल के एक हो गए। दो जिसमें एग्जाम हो गए, ये पी दोनों मिल के यहां गए, ये एन आप यहां गया। तो क्या बन गया? पी एन पी एन पी एन पी एन। यानी एक तरीके से या तो दोनों को मिला के इसको बना सकते हैं, या ये हमने लिया इसको तो इससे तोड़ दिया, इसको यहां तोड़ दिया, इसको यहां तोड़ दिया। ये 2 ट्रांजिस्टर मॉडल है। एक पीएनपी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को जोड़ के आप एक थायरिस्टर बना सकते हो। ठीक है, ठीक है ना? एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर मिला के एसीआर बनता है। सवाल ऐसे आएगा, एक एसीआर को कैसे बना सकते हैं? पीएनपी में पीएनपी मिला के, या एनपीएन में एनपीएन मिला के, या पीएनपी में एनपीएन मिला के, बोलना पीएनपी में एनपीएन मिला के एसीआर बना सकते हैं। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल एसीआर में ऑप्टेड बेसिक मिडिल टू लेयर्स। एसीआर का 2 ट्रांजिस्टर मॉडल एसीआर की 2 परतों को अर्ध विभाजित करके प्राप्त कर सकता है। बीच की 2 परतों, ये बीच की परत है ना, इसको तोड़ दो यहां से, मतलब ऐसे यहां से इसको तोड़ो और यहां से इसको तोड़ो, तोड़ दिया। ये ऊपर वाला यहां गया, ये ऊपर वाला यहां, ये तो सिंपल गया यहां, यहां ऐसे ही है। मतलब इस प्रति प्रॉपर्टी से इसको ऐसे से तोड़ सकते हो आप। ये 2 ट्रांजिस्टर मॉडल है, मतलब एक एसीआर को हम मान सकते हो 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। हम मान सकते हैं कि एसीआर किससे बना है? 2 ट्रांजिस्टर से, एक पीएनपी और एक एनपीएन से मिलकर बना है, बस। ये तो डायरेक्ट वेरिएबल एसीआर था। एक चीज और नाम है, एसीआर कैसा स्विच है? एसीआर एक विशेष स्विच है, यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये नोड है कैथोड, गेट से करंट इधर से जा सकते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड को प्लस रखोगे, कैथोड को माइनस, तो आपकी करंट एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी। आप इसको प्लस इसको माइनस करो, करंट ए से के की तरफ जा सकते हैं, के से की तरफ करंट नहीं जाएगी। एक ऐसी स्विच है, एक ऐसा स्विच है, ये स्विच है आपका यूनिडायरेक्शनल। सवाल आएगा, यही सवाल पूछा जाएगा क्या? एक ऐसा स्विच है ये यूनिडायरेक्शनल, कैसे डिवाइस है? करंट ऑपरेटेड। कितने लेयर है, कितने टर्मिनल है, कौन मेन टर्मिनल है, कौन मुख्य, कौन कंट्रोल टर्मिनल है। अब थायरिस्टर हो गया। थायरिस्टर की फैमिली में और 2 लोग हैं। एक है डायक। डायक का पूरा नाम है डायोड फॉर एसी, डीआईएसी, डीआई डायोड, डीआई है डायोड और एसी मतलब एसी, डायोड फॉर एसी इसका पूरा नाम है। ये कैसे बना? एक डायोड इधर लो, एक डायोड इधर लो, उल्टा लो और एंटी पैरेलल और जोड़ दो। 2 डायोड को उल्टा जोड़ दो, एक का मुझे जोड़ दो, ये नोड कैथोड। मतलब 2 डायोड को उल्टा या एंटी पैरेलल। एक पैरेलल किसको बोलते हैं? अगर ऐसे जुड़ा होता दोनों तो, मगर एक का मुझे है, एंटी पैरेलल है। 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ करके, 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ करके आप बना सकते हो डायोड। इसको चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे बना दो। एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, इसको ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ये नोड है, ये कैथोड है। क्या ये चाहिए? दोनों की मतलब है। कैसे बनाया? ऐसे बनाया और फिर ऐसे बनाया, ऐसे करके। ठीक है, एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड, 2 डायोड को कन्वर्ट करना है। ये भी बाइडायरेक्शनल डिवाइस है। बाइडायरेक्शनल कैसे? देखो, अगर इसको प्लस इसको माइनस किया करंट ऐसे बहेगी, क्योंकि फॉरवर्ड पास में होगा, ये तो रिवर्स पास में होगा ऐसे। और अगर इसको प्लस इसको माइनस किया, ये तो रिवर्स पास में करंट नहीं बनेगा, करंट ऐसे बह जाएगी, ऐसे प्लस माइनस करंट ऐसे बह जाएगी। ये बाइडायरेक्शनल है, बीडीसी डिवाइस है, बीडीसी डिवाइस है। ठीक, और डायक के बाद ट्रायक है, थायरिस्टर फैमिली का आखिरी एलिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रायक का पूरा नाम है ट्रायोड फॉर एसी, ट्रायोड फॉर एसी। ये कैसे बनता है? 2 थायरिस्टर को उल्टा जोड़ने से। कैसे बनता है? 2 थायरिस्टर को उल्टा जोड़ने से। एक थायरिस्टर लिया आपने ऐसे, दूसरा थायरिस्टर आपने लिया ऐसे, उल्टा जोड़ दिया दोनों को, दोनों को उल्टा जोड़ दिया आपने, ये बन गया है ना। एक थायरिस्टर उल्टा, एनोड कैथोड ऐसे, 2 थायरिस्टर को उल्टा जोड़ लो। इसका सिंबल वैसे बना दो, एक थायरिस्टर इधर, एक गेट इसका, एक गेट इसका, ऐसे सिंबल में जैसे यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और ऐसे।
दोनों का गेट हमने एक साथ ही बना दिया, दोनों का गेट कॉमन होता है, एक ही गेट बना दिया, मतलब यही दोनों का गेट हो गया। अच्छा दोनों का गेट एक साथ कनेक्टेड होता है, एक साथ कनेक्ट होता है, एक ही गेट काम चला गया, गेट है ये वाला डायोड, ये वाला थाइस्टर हो गया, ये वाला थाइस्टर हो गया, गेट दोनों का एक ही है, ये नोट गेट। ये सिंबल बना के पूछता है मेरे दोस्त, या ऐसे पूछेगा दो एससीआर उल्टा जोड़ देते हैं एंटी पैरेलल विपरीत दिशा में, तो क्या बनता है? ट्राइप बनता है। दो डायोड उल्टा जोड़ देते हैं, दो डायोड उल्टा जोड़ देते हैं, क्या बनता है? दो डायोड जोड़ के डायोड बनेगा उल्टा, और दो थाइस्टर जोड़ के क्या बनेगा? ट्राइप बनेगा। एससीआर कैसी डिवाइस है? करंट ऑपरेटर। कितने लेयर होती है? 4। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। कितने जंक्शन होते हैं? 3 जंक्शन। अच्छा, और जब गेट करंट हम बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वोल्टेज होता है, क्या होता है? घट जाता है। ये हो गया आपका, इसी के साथ थाइस्टर असेंबली आपकी कंप्लीट हो गई, थाइस्टर असेंबली आपकी कंप्लीट। और लैचिंग होल्डिंग करंट आपको बता दूं मैं, लैचिंग करंट बताया था कि किसी एससीआर को जो ऑफ है उसको ऑन करने के लिए कम से कम कितनी करंट एनोड से कैथोड तक चाहिए, कि मिनिमम करंट जो एनोड से कैथोड तक जाए, किसी एससीआर ऑन हो जाए, उसको हम बोलेंगे लैचिंग करंट। और एक बार एससीआर ऑन हो गया तो जरूरी नहीं कि करंट लैचिंग करंट के बराबर हो तभी ऑन रहेगा, आप करंट को कम भी हो जाए तो भी एससीआर ऑन बना रहेगा, लेकिन जीरो मत कर लेना, कम से कम कितनी करंट ऑन ही रहे, उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। ये एससीआर ऑफ हो जाए, कम से कम कितनी करंट ऑन बना रहे, ऑफ हो जाए, वो है होल्डिंग करंट। और एक बार ऑफ हो गया फिर ऑन करने के लिए करंट जो लैचिंग करंट है, लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, वो आपको बता दिया गया। लैचिंग करंट क्या होती है? होल्डिंग करंट से ज्यादा। और ये भी कुछ एक पूछता है एनोड पॉजिटिव कैथोड रिस्पेक्ट में, पूछता है कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, तो बाहर दोनों फॉरवर्ड बायस बीच वाला रिवर्स बायस में, अगर एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव बाहर दोनों रिवर्स बायस बीच वाला फॉरवर्ड बायस में, खूब पूछता है ऐसा सवाल। तो लैचिंग करंट 60 है तो होल्डिंग करंट 20 से 60 ज्यादा 20 कम है, लैचिंग करंट ज्यादा होती है होल्डिंग करंट से, ठीक है? लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, वो तो स्टीम होती है। थाइस्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 5 मिनट आपको चोकर पढ़ाएंगे। देखो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है ट्रांसफार्मर, लेकिन डीसी वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, डीसी वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। तो अगर डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करना है तो उसके लिए हमें चोकर का इस्तेमाल करना होता है। चोकर को क्या बोलते हैं? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। चोकर को बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर या डीसी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। सवाल आ जाएगा डीसी ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? जिनको पसीना नहीं लगेगा, डीसी ट्रांसफार्मर चोकर को बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, हमारे चोकर डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, इसको डीसी ट्रांसफार्मर या डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। किसको? चोकर को। चोकर को क्या बोलते हैं? डीसी टू एसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब डीसी को डीसी बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि पहले डीसी को इन्वर्टर को दो, इन्वर्टर उसको एसी बदले, इन्वर्टर डीसी को एसी बदलता है, फिर उस एसी वोल्टेज को कम ज्यादा करो ट्रांसफार्मर की मदद से, और फिर एसी वोल्टेज मिलेगा, ट्रांसफार्मर एसी को एसी बदलता है, फिर एसी वोल्टेज को रेक्टिफाई करके डीसी बदलो। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी है, ओल्ड मेथड है, ये हमारे काम का नहीं है, ये इतना लंबा स्टेप हमारे काम का नहीं। पहले डीसी को इन्वर्टर को एसी बदले, फिर ट्रांसफार्मर एसी को कम ज्यादा कर सकता है, स्टेप बढ़ाएगा, स्टेप डाउन करेगा, कम करेगा, फिर किसी एसी वोल्टेज को हमें जरूरत मिल गया, इसको रेक्टिफाई करके डीसी में बदलेगा। डीसी को डीसी बदल तो दिया, मैं इतना काम था, हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक स्टेप कन्वर्जन चाहिए। कितने स्टेप में? एक स्टेप में, एक ही स्टेप में डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम किसका होता है? चोकर का। किसका होता है? चोकर। चोकर इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है, क्या कर सकता है? कम और ज्यादा। डीसी वोल्टेज आप दोगे चोकर को तो क्या करेगा? ये डीसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, क्या कर सकता है? डीसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अगर डीसी वोल्टेज को बढ़ाने वाला चोकर है उसको बोलते हैं स्टेप अप चोकर। अगर कोई चोकर डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप। स्टेप अप चोकर या बूस्ट कन्वर्टर भी करता है। ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप चोकर क्या है? वीएस जो सप्लाई वोल्टेज दिया, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, वी नॉट ज्यादा है वीएस से, वीएस सप्लाई वोल्टेज, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज ज्यादा उससे, यानी अगर आपने मान लीजिए यहां डीसी में 100 वोल्ट डीसी और 200 वोल्ट डीसी दे रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर स्टेप अप चोकर। स्टेप अप चोकर वोल्टेज को बढ़ाता है, किसको? डीसी वोल्टेज को। एक होता है स्टेप डाउन चोकर, इसको बोलते हैं बक कन्वर्टर। ये क्या करता है? डीसी वोल्टेज को कम करता है, डीसी वोल्टेज को कम करता है। अगर आपने वोल्टेज वीएस दिया है, वोल्टेज वी नॉट मिला, ये वोल्टेज कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये वोल्टेज कम होगा, ज्यादा होगा, वीएस ज्यादा, वी नॉट कम, वीएस ज्यादा, वी नॉट कम, यानी वोल्टेज घटा देता है, ठीक है? तो स्टेप डाउन चोकर को हम और क्या नाम से जानते हैं? बक कन्वर्टर। से पूछ लेगा बक कन्वर्टर क्या करता है, तो बोलना ये डीसी वोल्टेज को कम करता है। बोलेगा आपसे बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है, तो बोलना डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है। बोलेगा चोकर क्या करता है, बोला चोकर डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, तो डीसी कन्वर्टर है। चोकर को फिक्स डीसी देते हैं तो उसको वेरिएबल डीसी बदलता है, याद रखना। फिक्स डीसी में देते हैं तो वेरिएबल डीसी बदलता है, चोकर का ये काम है, ठीक? तो सवाल पूछा कि चोकर किसका किसका डिवाइड करता है? डीसी को डीसी में बदलता है चोकर, किसको किसमें बदलता है? डीसी को डीसी में। A pulse train has 200 microsecond on time and 800 microsecond off time. The duty cycle. ड्यूटी साइकिल क्या होती है? ड्यूटी साइकिल अल्फा होती है, अल्फा। अभी पल्स की कहानी आपको ज़्यादा नहीं जानी, बस फार्मूला में लिख रहा हूँ, टी ऑन अपॉन टी, मतलब ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम, या ऊपर ऑन टाइम नीचे ऑन प्लस ऑफ दोनों, मतलब टोटल टाइम ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम दोनों मिला के बनेगा। ऑन प्लस ऑफ टोटल में टी ऑन है, मतलब कितने टाइम तक पल्स मिली है आउटपुट पे वो ऑन टाइम, कितने टाइम तक पल्स मिली नहीं मिली ऑफ टाइम, दोनों जोड़ोगे तो टी हो जाएगा, अल्फा ड्यूटी साइकिल। तो सवाल है कि ट्रेन मतलब कोई ग्राफ है, 200 माइक्रोसेकंड ऑन टाइम है, 800 माइक्रोसेकंड ऑफ टाइम है, ड्यूटी साइकिल क्या होगा? ड्यूटी साइकिल होगा अल्फा स्पेक्ट करके ड्यूटी साइकिल को क्या होता है? ऑन टाइम कितना है? 800, कितना ऑन टाइम है? 200, और टोटल टाइम टी क्या होता है? ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? 200 माइक्रोसेकंड ऑन और ऑफ टाइम 800, 200 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 200/1000, 1/5 या 0.2, 0.2 परसेंटेज निकालो 20% हो जाएगा, परसेंटेज निकालो 20% हो जाएगा। ऐसे ग्राफ होता है, जैसे कुछ देर तक ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, ऐसे। ये टाइम ऑन टाइम होता है, ये ऑफ टाइम होता है, जितने तक आउटपुट मिलता है ऑन टाइम, जितने तक आउटपुट मिलता है ऑफ टाइम। ये टी ऑन टी टोटल टाइम होता है, टी यहाँ से आता है, यहाँ से पूरा टाइम टी है, टी ऑन प्लस टी, ये ऑन टाइम 200 माइक्रोसेकंड देता है, ऑफ टाइम 800 देता है, अल्फा होता है टी ऑन अपॉन टी, इसको टी ऑन प्लस टी लिखा, ये 200 प्लस 20% आ गया, मतलब सॉल्व कर रखा है। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को नहीं करना है, आप इतना ही पढ़ के जाए तो आपके लिए पर्याप्त है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए एलपी एग्जाम में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कितना पढ़ा इलेक्ट्रिशियन के लिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसीआर में कितनी लेयर होती हैं, कितनी परत होते हैं, लेयर पर देखिए कितने जंक्शन होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, करंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है, या डायक का पूरा नाम क्या है, ट्रायक का पूरा नाम क्या है, डायक बाइडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, और डायक कैसे बनता है? दो डायक उल्टा जोड़ने से, ट्रायक कैसे बनता है? तो थाइस्टर उल्टा जोड़ने से, और गेट करंट देते हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड वोल्टेज घट जाता है, और यही। और अगर इनोड को पॉजिटिव कैथोड को नेगेटिव करते हैं तो क्या होता है? बाहर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बैक, बीच वाला रिवर्स बैक, और अगर इनोड को नेगेटिव कैथोड को पॉजिटिव करते हैं तो बीच वाला जंक्शन फॉरवर्ड बैक, बाकी बाहर दोनों रिवर्स बैक। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है? इलेक्ट्रिशियन के लिए इतना ही था। बोलो कुछ आना है आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर आई आप लोगों तक? पिट्टू है, मनोज हैं, बहुत शुभकामनाएं। आपने जितना भी प्रोसेस हो तो चाहे ना हो, ठीक है? मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो एलपी के एग्जाम के बाद आपसे बाकी मुलाकात होगी, या लास्ट मुलाकात उसके पहले आप लोगों से।
ठीक है। तो जो ट्रेड का पेपर होगा, जब आपको लगेगा ट्रेड के पेपर में 35 नंबर, मान लो 35% नंबर ले आना है, तो 175 का 35 लगभग 26 27 नंबर बनता है। तो आपको लगेगा आपने 34 35 नंबर का कर लिया है सही और परफेक्ट सही कर लिया है, और उसके बाद आपको सवाल आ नहीं रहे तो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको लगेगा आपके 35 40 नंबर आ रहे हैं, ट्रेड में मैं बात कर रहा हूं, तो आप ज्यादा गलत सलत टिक मत करने की कोशिश करना कि जो सही किया वो भी माइनस में हो जाए। हां, वो बच्चे जिनको लगा उनको 19 20 ट्रेड में बन रहा है, उससे उनको आ ही नहीं आएगा, कोई ऐसा बच्चा है वो फिर तो 4 5 6 सवालों का रिस्क ले सकता है कि भाई वैसे वो ट्रेड में फेल हो जाऊंगा सर मैं, 20 सवाल में आ रहा है 22 सवाल आ रहा है 27 नंबर तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, वो बच्चा थोड़ा सा रिस्क ले सकता है कि हां कुछ सवाल जिसको उसको थोड़ा सा अंदाजा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें तुक्का मार सकता है। लेकिन जिसके नंबर 35 40 आ रहे हैं 30 32 आ रहे हैं, वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ऐसा नहीं करना कि 30 सही किया और 5 6 7 गलत कर दिया, फिर इसकी 27 से नीचे आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ट्रेड में इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी जो पार्टी है उसमें जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, 80 सवाल से कर सकते हो, 85 90 75 जितना भी कर सकते हो करके पाना, क्योंकि मेरिट आपकी पार्टी ऐसे बनेगी, ट्रेड को बस पास करने की कोशिश करना। चलिए अभी हम सेल एंड बैटरी स्टार्ट करेंगे। सेल एंड बैटरी, आपने सेल एंड बैटरी पढ़ा हुआ है कि सेल में क्या होता है कि जब हम सेल का यूज करते हैं तो सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम सेल का यूज कर रहे होते हैं तो सेल को यूज करने के दौरान उसके अंदर की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल हमारे पास दो टाइप की होती है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी सेल आपकी है वो रिचार्ज नहीं की जा सकती, सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी सेल जो होती है सस्ती होती है, कम वोल्टेज देती है, कम लाइफ होती है, और सेकेंडरी सेल जो होती है इसको बार-बार चार्ज कर सकते हैं, भारी होती है, वोल्टेज ज्यादा देती है, महंगी भी होती है। जैसे आपके फोन की बैटरी है वो सेकेंडरी सेल है, और आप अपने टीवी के रिमोट की जो सेल यूज करते हो आपका प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल को आप देख सकते हो, ये सारे सेल आपके प्राइमरी सेल हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? प्राइमरी सेल को एक बार चार्ज करो और फेंक दो। यूज एंड थ्रो की कहानी है। इसकी कहानी यूज एंड थ्रो, एक बार इस्तेमाल किया, 2 4 5 6 महीने उनको यूज किया, उसके बाद फेंक दिया। और फिर सेकेंडरी सेल के साथ क्या है? सेकेंडरी सेल के साथ सेकेंडरी सेल आप इसको लेड एसिड सेल या स्टोरेज सेल भी कहते हैं, जिसमें अल्कलाइन सेल आ जाएगा, लिथियम आयन सेल या एडिशन सेल आ जाएगा। ये आपके उदाहरण है सेकेंडरी सेल के। इसके उदाहरण हैं सेकेंडरी सेल के। चलिए अब हम बात करते हैं कि अलग-अलग टाइप की सेल्स। अच्छा, सेल को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? आपको पता है सेल को हम सीरीज में जोड़ते हैं जब हमें ज्यादा वोल्टेज पाना होता है। सेल को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? ज्यादा वोल्टेज पाने के लिए। अगर आप कई सारी सेल को सीरीज में जोड़ोगे तो आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। और पैरेलल में सेल को कब जोड़ते हैं? जब हमें ज्यादा करंट चाहिए होती है तो हम सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं। कई सारी सेल को पैरेलल में जोड़ने से हमें कई सारी सेल को पैरेलल जोड़ने से हमें करंट ज्यादा मिलती है। तो कब सीरीज में जोड़ते हैं, कब पैरेलल जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कैपेसिटी क्या होती है बैटरी की। कोई भी बैटरी कितनी करंट कितने टाइम तक दे सकती है, उन दोनों का गुणनफल। यानी बैटरी जो करंट दिया और जो टाइम दिया, दोनों का जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कैपेसिटी। मान लीजिए आपकी बैटरी ने 1000 एम्पीयर करंट 2 घंटे तक दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2000 एम्पीयर आवर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। बैटरी की कैपेसिटी क्षमता को एम्पीयर आवर में व्यक्त करते हैं कि कितनी करंट कितने टाइम तक दे सकता है। इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे आएगा? दे देगा एक बैटरी की क्षमता इतनी है, इतनी करंट उससे लेना है, कितने टाइम तक देगी। एक बैटरी की क्षमता इतनी है, इतनी करंट लेनी है, कितने टाइम तक देगी। या एक बैटरी की क्षमता इतनी है, इतने टाइम तक करंट लेनी है, कितने करंट दे पाएगी वो। तो करंट टाइम और कैपेसिटी में से 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा तो निकाल ले जाओगे। अगर यहां कैपेसिटी मान लो एम्पीयर आवर में रखी है तो आप मान ली निकाल ले जाओगे। कहीं मिली एम्पीयर आवर में रखी तो सब यूनिट चेंज कर लेना, इसको एसआई यूनिट में रखना। मिली एम्पीयर आवर का मतलब करंट मिली एम्पीयर में, टाइम आवर में, ठीक है। अब हम आते हैं सेल में एनोड कैथोड और कुछ छोटे-छोटे सवाल। अब जितना पढ़ाने हम जा रहे हैं सारे के सारी चीजें एग्जाम में आपके सवाल के तौर पे पूछी गई हैं, वही कलेक्शन है एक तरीके से एग्जाम के सवालों का, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप राम कहानी पढ़ो और देखो। शुरू करें? मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं, कौन-कौन है मेरे साथ? चंद्रहास है, सनी है। तो उसका ईएमएफ बढ़ता कि घटता? अगर सेल चार्ज हो रही है तो उसका ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ मतलब वोल्टेज। और उसके अंदर जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो वैद्युत अपघट्य, उसका विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी। यानी आपकी बैटरी चार्ज है, फुली चार्ज है, तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया वैद्युत अपघट्य, उसका भी विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी। दूसरा, अगर आपकी सेल डिस्चार्ज हो रही है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, डिस्चार्ज हो रही है, तो उसका ईएमएफ आपका घटेगा, यानी उसका जो वोल्टेज घटेगा, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वैद्युत अपघट्य वो भी घटेगी। यानी जो आपने वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व घटेगा कब? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, और जब चार्ज हो रही है तो बढ़ेगा। दूसरा सवाल आता है इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन कहां है? ऐसे पूछेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये वैद्युत अपघटन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को बोलते हैं प्योरिफिकेशन, रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं का शुद्धिकरण। अगर धातुओं का शुद्धिकरण करना है इसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। धातुओं का शुद्धिकरण करना है इसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हम धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन आ जाता है। तो सवाल आएगा कि वैद्युत अपघटन क्या आधारित है? सब हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी शुद्धिकरण किसी धातु का, ये सब वैद्युत अपघटन पे आधारित है। सवाल आता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है जब हम आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। उसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं हम, जब आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। और मैं बता दूं इसका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, JENITI बाय राजकुमार सर, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए मत परेशान करना, बाय राजकुमार सर, JENITI बाय राजकुमार सर। इसमें क्लास के बाद डालूंगा, आप रिवीजन करना कर लेना। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, एक कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द आयरन, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। पूछा गया एग्जाम में गैल्वेनाइजेशन किसको किसके ऊपर चढ़ाते हैं? तो चिंटू कह रहा है कि जिंक को आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, यही करते हैं। फिर सवाल आता है एल्कलाइन सेल जो घड़ी यूज करते हैं उसका वोल्टेज कितना होता है? जो क्षारीय सेल यूज करते हैं घड़ी उसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। सवाल आता है मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल में एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? देखो मरकरी सेल में एनोड में केवल जिंक है तो जिंक को टिक कर सकते हो, ठीक है, जिंक को। और अगर जिंक नहीं है, जिंक Hg है, जिंक अमलगम, मतलब जिंक के साथ Hg भी मिक्स होता है, जिंक के साथ Hg भी मिक्स होता है। अगर जिंक Hg आप टिक कर सकते हो, जिंक Hg नहीं केवल जिंक है तो आप मार सकते हो। तो मरकरी सेल में एनोड के तौर पे आप जिंक को, कैथोड के तौर पे HgO, मरकरी ऑक्साइड यूज करते हैं। कैथोड के तौर पे किसको? मरकरी ऑक्साइड को, और एनोड के तौर पे जिंक को। या फिर दोनों ऑप्शन में नहीं ऐसे मिलेगा, जिंक Hg, जिंक अमलगम एनोड, और कैथोड में HgO और कार्बन का मिक्सचर, HgO और कार्बन का मिक्सचर। क्या? HgO और कार्बन का मिक्सचर, ये दोनों। अगर केवल HgO नहीं मिला तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में केवल KOH है, इलेक्ट्रोलाइट में केवल KOH है, पूरी कर दो, और KOH नहीं है तो KOH और जेनो का मिक्सचर। तो डिपेंड करता है, पूरा ऑप्शन देता है, आधा अधूरा देता है। तो KOH अगर दिया हुआ तो KOH टिक कर दो, इलेक्ट्रोलाइट नहीं वैद्युत अपघट्य के तौर पे। या फिर KOH नहीं है, KOH साथ जेनो दिया, एक साथ दोनों एक साथ टिक कर दो। नॉर्मली जेनो का मिलता है, केवल यही देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर जेनो साथ में उसको टिक कर देना। यानी ये या फिर इसके साथ ये भी दिया हो सकता है, इसके साथ ये भी, इसके साथ में दिया हुआ है तो वही टिक करो, इसके साथ ये दिया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तब यही टिक करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। जब लेड एसिड सेल चार्ज होती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लेड एसिड बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेड एसिड बैटरी जो कारों में यूज करते हो आप, तो अक्सर लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान उत्पन्न गैस
कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज करेंगे हम? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। लेड एसिड सेल को जब हम चार्ज करेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। फिर सवाल आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी यानी किसी वैद्युत घटक की जो विशिष्ट गुरुत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कि जो किसी वैद्युत घटक का आपेक्षिक घनत्व है या विशिष्ट गुरुत्व है, उसको नापने के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोमीटर का। और एक हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रो, वो हवा की आर्द्रता नापते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। फिर आता ऑटोमेटिक व्हीकल जो है हमारी स्वचालित गाड़ियां, कार वार, जो उसमें कौन सी सेल यूज करते हैं? तो ऑटोमेटिक व्हीकल में हम लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं। लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी। फिर सवाल आता है निकिल आयरन सेल को और क्या कहते हैं? ये सब सवाल है एग्जाम के। निकिल आयरन सेल को हम एडिशन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया निकिल आयरन सेल को और भी क्या किसी नाम से जानती है? तो निकिल आयरन सेल को एडिशन सेल कह सकते हैं। अच्छा सर, फिर सवाल आता है ईएमएफ ऑफ मर्करी सेलेक्ट नो लोड। पूछा गया एग्जाम में। कौन से एग्जाम में सर? एएलपी में। अच्छा तो सर इस बार खोलिएगा, पहले पूछा गया है। तो ईएमएफ ऑफ मर्करी सेलेक्ट नो लोड यानी बिना लोड के शून्य भार पर मरकरी सेल का विभव कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है या फिर 1.35 से 1.4 वोल्ट का। ये माइनस नहीं, डैश है। 1.35 1.4 वोल्ट के आसपास, 1.35 जब हेड टाइम 1.35। मरकरी सेल का जो ईएमएफ वोल्टेज होता है कितना होता है? वो होता है 1.35 नो वोल्टेज। बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर यूज करेंगे? पूछा गया बैटरी चार्ज करने के लिए जनरेटर। चिंटू बोला सिंक्रोनस जनरेटर यूज करेंगे सर, नालायक। बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर? शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर यूज करेंगे। बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर? डीसी शंट जनरेटर। कितना मरकरी सेल का ईएमएफ होगा शून्य भार पर? 1.35 या 1.35 से 1.4 वोल्ट के आसपास। फिर सवाल आता है कि सेल यूज इन टॉर्च, सेल यूज इन टॉर्च। टॉर्च में कौन से सेल यूज करते हैं? तो टॉर्च में जो यूज करते हैं हम नॉर्मली ड्राई सेल, शुष्क सेल का यूज करते हैं। शुष्क सेल में एनोड के तौर पे जिंक होता है, कैथोड के तौर पे कार्बन रॉड होती है। इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। एनोड के तौर पे ड्राई सेल में जिंक होती है, कैथोड के तौर पे कार्बन की रॉड होती है। ईएमएफ इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। सवाल आता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सी यूज करते हैं वोल्टाइक सेल में? वोल्टाइक सेल में कौन सा वैद्युत घटक यूज करते हैं? H2SO4 यूज करते हैं। वोल्टाइक सेल में प्रयुक्त वैद्युत घटक जो भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन होता है? डाइल्यूट H2SO4 है, H2SO4। सवाल आता है लेड एसिड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? लेड एसिड आगे मिलेगा, लेड एसिड से भी आगे मिलेगा तो ठीक है। क्या कहते हैं? H2SO4 वोल्टाइक सेल में वैद्युत घटक। इलेक्ट्रोलाइट यूज लैग्रांजे सेल NH4Cl और डिपोलराइजर क्या होता है? MnO2। इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं लैग्रांजे सेल में, कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादरी बोलते हो, वैद्युत घटक लैग्रांजे सेल में। ये है लैग्रांजे सेल जो आपकी है, ये यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड वैद्युत घटक के तौर पे। ये क्या है? वैद्युत घटक है। और डिपोलराइजर के तौर पे मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO2 यूज करते हैं। डिपोलराइजर के तौर पे हम MnO। डिपोलराइजर क्या होता है सर? कभी बाद में बताएंगे, या चैंपियंस कैफे वीडियो पर ये डिपोलराइजर का यूज करते हैं। डिपोलराइजर सेपरेटर क्यों? डिपोलराइजर के तौर पे MnO2 का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेल अगर आपके लिए कोई है तो है लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल। सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी सेल से आता है तो है लेड एसिड सेल। बोलो। पीके बोले मध्य प्रदेश से नमस्ते सर, लेड एसिड संगम गुप्ता बोले हम भी हाजिर हैं, पुरुषोत्तम, अनुज मीना, सनी कुमार, लेट्स लर्न, मनीष कुमार, स्वागत है। अरे बोलो, सबसे ज्यादा सवाल कहां से आएगा? यहीं से, लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल से। क्यों सर? अरे बहुत यूज करते हैं इसका, लेड एसिड बैटरी या लेड एसिड सेल। सर सेल और बैटरी में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर जब एक से ज्यादा सेल को जोड़ देते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल को, तो उसको बैटरी कहते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल को जब जोड़ते हैं उसको बैटरी कहते हैं। सवाल आता है लेड एसिड सेल पे सबसे ज्यादा कोई एक सेल पर तुम जाओगे एग्जाम में तो लेड एसिड सेल होनी चाहिए। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर? इसका एनोड, इसका कैथोड है इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत घटक। एनोड क्या होता है? इसका एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो इसका एनोड है या जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो PbO2 होता है, लेड पेरोक्साइड। PbO2 लेड पेरोक्साइड, PbO2 लेड पेरोक्साइड। और जो कैथोड होता है, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसका, वो होता है लेड। यानी एनोड होता है लेड पेरोक्साइड, कैथोड होता है लेड। एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, बार-बार पूछा था, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब होता है पानी के साथ, तनु का मतलब होता है पानी के साथ, कि सल्फ्यूरिक एसिड में पानी भी मिला देंगे तो H2SO डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H2SO4 विद वाटर, कि सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ है तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज करते हैं? मुझे पूरी क्लास में 10 सेकंड मिलता पढ़ाने के लिए, बोलते और बोला था सर कोई एक चीज पढ़ा दो, मैं यही पढ़ा था, लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। और कल का पेपर में छपेगा, मेरे पास मैसेज करना, कि सर सवाल आ गया था। फिर सवाल आता है कि इलेक्ट्रोलाइट में हम पानी भरते हैं, वो पानी कौन सा पानी भरते हैं? वो पानी कौन सा पानी भरते हैं? बोलो। तो आप अगर आपके घर में जो बैटरी है उसका पानी खत्म हो जाए तो बाहर से खरीद के आते हो, 30-35 रुपए की बोतल मिलती है। अगर वो बोतल नहीं मिले तो अपने घर में आरओ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होता है? आरओ वाटर यूज कर सकते हो। देखो सवाल पूछा गया इलेक्ट्रोलाइट जो हम भरते हैं, पानी का स्तर मेंटेन करना है तो कौन सा पानी भरते हैं? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाए रखने के लिए। डिस्टिल वाटर डालते हैं, डिस्टिल वाटर को हिंदी में बोलते हैं आसुत जल। डिस्टिल वाटर को क्या बोलते हैं? आसुत जल। ये डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाए रखने के लिए। अगर आपको बैटरी वाला पानी ना मिले तो आप काम चलाने के लिए डाल सकते हो उसको। फिर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो पानी हम डालते हैं बैटरी में, जो हम पानी डालते हैं बैटरी में ताकि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर मेंटेन रहे, वैद्युत घटक का स्तर बनाए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं टॉपिंग अप। पूछा हुआ सवाल है। क्या है टॉपिंग अप? क्या है? जो बैटरी में पानी डालते हो ताकि पानी कम ना हो, बैटरी खराब ना हो जाए, जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हो उस पानी को डालने की प्रक्रिया को ताकि इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बना रहे, हम बोल सकते हैं टॉपिंग अप। अच्छा सर, जो लेड एसिड बैटरी होती है इसकी दक्षता दो प्रकार की होती है। इसकी दक्षता दो प्रकार, एक होती है वाट आवर दक्षता। वाट आवर दक्षता मतलब वाट घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता जो 70 से 80% के बीच में होती है। और दूसरी होती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एम्पियर घंटा दक्षता, एम्पियर घंटा दक्षता जो 90% के आसपास होती है। सारी दक्षता पूछी गई है, कई बार पूछी जाएगी। दोनों का मान याद रखना, ये नहीं कुछ भी बोल दिया 90%, दोनों अलग अलग करके पूछा जाता है। सर कौन से एग्जाम में पूछा गया है? इसके पहले कम से कम आधा दर्जन एग्जाम में पूछा गया है। वाट घंटा दक्षता लेड एसिड सेल की कितनी होती है? 70 से 80%। एम्पियर घंटा दक्षता मतलब एफिशिएंसी जगह कम थी भाई। वाट घंटा दक्षता क्या होती है? 90% होती है। याद रखोगे? या ऐसे सवाल पूछेगा लेड एसिड बैटरी कौन सी दक्षता ज्यादा होती है? वाट घंटा दक्षता या एम्पियर घंटा दक्षता दोनों बराबर होती है। एम्पियर घंटा दक्षता ज्यादा होती है 90%। फिर सवाल आता है अगर आपकी सेल पूरी तरीके से चार्ज है, पूरी तरीके से चार्ज है लेड एसिड सेल, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पेज पे जितना लिखा है सब इंपॉर्टेंट पेपर में छपा हुआ है। जाते जाते ट्रेन में इस पेज का रिवीजन एटलीस्ट करके जाना जो अभी दिखा रहा हूं मैं। सवाल यह है कि इन फुली चार्ज्ड
fully charged lead acid cell, what is the value of specific gravity of electrolyte? यानी जो आप बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, जो पानी यूज करते हो बैटरी में, उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, अगर पूरी तरीके से चार्ज है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसकी वैल्यू 1.25 1.28 के आसपास होती है, 1.25 1.28 के आसपास होती है। सवाल पूछा गया, बोला गया 1.25 2.5 3.5 0.5 तो 1.25 1.8 1.28। जब आपकी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है, तो पानी उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू घट भरा है आपने, उसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। और जब सेल पूरी तरीके से चार्ज है, उसका ईएमएफ कितना होता है, वोल्टेज 2.2 वोल्ट। जब सेल पूरी तरीके से चार्ज है, तो उसका ईएमएफ कितना होता है, 2.2 वोल्ट। कौन सी सेल? लेड एसिड सेल। सवाल पूछा गया वोल्टेज रेंज ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल, अरे सौर सेल भाई, सौर सेल का विभव रेंज, यानी जो सोलर सेल है वो कितना वोल्टेज देती है, पूछा हुआ सवाल है। तो 0.5 से 0.6 वोल्ट के आसपास सोलर सेल का वोल्टेज कितना होता है, 0.5 से 0.6। ये डैश है, माइनस मत समझ लेना, ये तो घटा कैसे याद करेगा, आप ही ने लिखा था सर, हम इसको -0.1 याद करके जाएंगे। ठीक, आगे आते हैं। हमारे पास एक होती है एल्कलाइन सेल। एल्कलाइन सेल इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं एल्कलाइन नेचर का। एल्कलाइन मतलब क्षारीय भाई। एल्कलाइन मतलब क्या? एसिडिक मतलब अम्लीय, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, क्षारीय सेल। एल्कलाइन मतलब क्षारीय सेल, एसिडिक मतलब अम्लीय। एल्कलाइन सेल को हम एल्कलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि वैल्यू होता है एल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। ये दो टाइप होते हैं, निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल जिसको एडिशन सेल बोलते हैं, निकल आयरन सेल जिसको एडिशन सेल बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट तौर पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पॉजिटिव पोटासियम बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। क्या निकल आयरन सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या पॉजिटिव पोटास बोल सकते हो आप। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट KOH वाला। बहुत पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आध बात पूछा भी गया है। धनात्मक प्लेट के तौर पे निकल हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और ऋणात्मक प्लेट के तौर पे आयरन का। निकल आयरन में धनात्मक प्लेट यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे निकल हाइड्रोक्साइड का और ऋणात्मक प्लेट के तौर पे आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी याद रखना, अगर याद ना हो तो एटलीस्ट इसको याद रख लेना कि एल्कलाइन सेल में निकल आयरन और निकल कैडमियम सेल आती है। इन दोनों का एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोलाइट वाला KOH है। KOH इसमें एल्कलाइन सेल में निकल कैडमियम सेल आती है। निकल आयरन इसी का टाइप है, निकल कैडमियम भी एल्कलाइन सेल का टाइप है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है। OH मतलब क्षार, जो OH देते हैं वो क्या है, क्षार। इसका ईएमएफ होता है 1.2 वोल्ट के आसपास। निकल कैडमियम सेल का जो ईएमएफ होता है वोल्टेज 1.2 वोल्ट के आसपास है। फिर सवाल पूछा गया कि जो बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर यूज करते हो किसकी तरह काम करता है? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, साइक्लो कन्वर्टर, चोपर, ट्रांसफार्मर, किसकी तरह? तो जो बैटरी चार्ज करने के लिए हम चार्जर यूज करते हैं कैसे चार्ज करता होगा? बैटरी चार्ज करने के लिए आपको डीसी की जरूरत पड़ती है। बैटरी एसी से चार्ज नहीं होगी, डीसी की जरूरत पड़ती है। बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी की जरूरत है। अभी हम थोड़ी पहले पढ़ा कि डीसी जनरेटर को आप यूज कर सकते हो बैटरी चार्ज करने के लिए। मेरे घर में मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अब मेरे घर में कौन सी सप्लाई आ रही है? एसी सप्लाई। तो बैटरी कैसे चार्ज होगी? मेरे घर में एसी सप्लाई आ रही है, बैटरी चार्ज करना क्या करोगे? पहले उस एसी को डीसी में बदलना पड़ेगा तो बैटरी को डीसी से चार्ज होगी। पहले उस एसी को डीसी में बदलना पड़ेगा तो बैटरी को डीसी से चार्ज होगी, एसी से चार्ज होगी नहीं। तो जो बैटरी चार्जर है जो आपके घर की बैटरी को चार्ज कर रहा है वो एक तरीके से रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? रेक्टिफायर का। कैसे? अरे एसी है आपके घर में लेकिन बैटरी डीसी पे चार्ज होती है, तो उस एसी को डीसी में बदलकर फिर बैटरी को चार्ज कर रहा है। सवाल पूछा गया बैटरी चार्जर किसकी तरह काम करता है? तो बोलना रेक्टिफायर डिस्चार्ज की तरह काम करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, चोपर डीसी को डीसी में बदलता है, साइक्लो कन्वर्टर एसी को एसी में बदलता है फ्रीक्वेंसी बदल के। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? एक एसी वोल्टेज को दूसरे एसी वोल्टेज में बदल देगा फ्रीक्वेंसी बदल के। और ट्रांसफार्मर भी एसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। साइक्लो कन्वर्टर एसी वोल्टेज को बदलता है और फ्रीक्वेंसी बदल देता है। चोपर डीसी वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी बदलता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी बदलता है। अरे सर ठीक है सर, आगे बढ़िए। उसके बाद सवाल आया जल के अपघटन पर उत्पन्न कोई गैस कौन सी होती है? इफ देयर विल बी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हिच गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड कैथोड। हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वैद्युत अपघटन किसका? सर केमिस्ट्री की क्वेश्चन लिख रखा टाइम नहीं है। जब आप जल का वैद्युत अपघटन करते हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये सवाल है लिथियम आयन बैटरी जो है इसमें एनोड के तौर पे क्या होता है? ग्रेफाइट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एनोड वाला, बट ग्रेफाइट यूज कर सकते हो, ग्रेफाइट कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिथियम सॉल्ट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब लिथियम का कोई लवण सॉल्ट लेते हैं और ग्रेफाइट और जो सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक होता है। लिथियम लवण के साथ कार्बनिक विलायक, विलायक मतलब कोई लिक्विड जिसमें किसी को खोला जाए, विलायक होगा जैसे पानी, कार्बनिक होगा ऑर्गेनिक और उसमें क्या डालो? लिथियम का सॉल्ट। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का ये सॉल्ट वाला एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आध बार पूछा गया है। तो इलेक्ट्रोलाइट का इसका यूज कर सकते हो लिथियम लवण के साथ कार्बनिक विलायक में, ये इंपॉर्टेंट है। कौन? पानी वाला। उसके बाद आता है वोल्टाइक सेल में कौन होता है? एनोड। वोल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। सर अंग्रेजी में लिखे हुआ बहुत कमजोर है, हमारी अंग्रेजी हिंदी में बोल तो रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी में अंग्रेजी में सर बोल तो रहे हैं, पीडीएफ पे नहीं लिखा हुआ है। वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल दोनों एक ही है। इसमें एनोड के तौर पे जिंक का यूज करते हैं, कैथोड के तौर पे कॉपर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे H2SO4 का यूज कर लेते हैं। वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल में एनोड के तौर पे जिंक, कैथोड के तौर पे कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे H2SO4। लेग्रांजे सेल, खूब सवाल पूछा गया लेग्रांजे सेल कैसे पूछा गया है? 5 लेग्रांजे सेल को हमने जोड़ दिया सीरीज में, कुल वोल्टेज कितना होगा? ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे आप एग्जाम में। क्या 5 लेग्रांजे सेल को हमने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? तो एक लेग्रांजे सेल का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, दिया नहीं था पेपर में। एक लेग्रांजे सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, ऐसी 5 से जुड़ी है तो 7.5 वोल्ट हो गया। उसने एक सेल का वोल्टेज नहीं दिया था लेग्रांजे सेल का, आपको पता होना चाहिए। बस ये बोला 5 लेग्रांजे सेल को सीरीज में जोड़ दिया तो बोल दीजिए कुल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एक सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5, ऐसे 5 जोड़ा 1.5 7.5। ठीक है, लेग्रांजे सेल का ईएमएफ कितना होता है? 5 वोल्ट। इसमें एनोड के तौर पे हम यूज करते हैं जिंक, एनोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। एनोड पॉजिटिव होगा हमेशा या नेगेटिव होगा हमेशा, ऐसा कोई रूल नहीं है। एनोड कैथोड का आगे बताएंगे, या कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं, हमेशा नेगेटिव ऐसा कोई रूल नहीं है। यहां पे एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जो कि जिंक होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि कार्बन बना होता है। बार बार पूछता है आपसे कि लेग्रांजे सेल में एनोड किसका, कैथोड किसका, बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एनोड किसका, कैथोड किसका? एनोड जिंक का, कैथोड कार्बन का, या एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव जिंक, पॉजिटिव कार्बन, ऐसे बार बार पूछता है। क्या कि जिंक कार्बन सेल, जिंक कार्बन मतलब लेग्रांजे सेल, जिंक कार्बन मतलब लेग्रांजे सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर बोलते हो, अमोनियम क्लोराइड। लेग्रांजे सेल में ईएमएफ कितना होता है ये भी याद रखना है। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं इसमें। सब एनोड भी, कैथोड भी, इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड। डीपोलराइजर कभी कभी पूछा, डीपोलराइजर के तौर पे MnO2 का मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं डीपोलराइजर के तौर पे। ठीक है जी, याद है लेग्रांजे सेल। सर डाई सेल का बता दो, डाई सेल और लेग्रांजे सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप लेग्रांजे सेल का डेटा चेप देना, डाई सेल लगभग चल जाएगा। लेग्रांजे सेल और डाई सेल का डेटा एक साथ चेप देना लगभग चल जाएगा, सेम है लेग्रांजे सेल। बोला जैसे एनोड किसका होता है, जिंक का, कैथोड किसका होता है, कार्बन का, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है NH4Cl का, डीपोलराइजर कौन होता है MnO2 होता है, खत्म कहानी। पूछा जाता है कि शुष्क सेल को हम शुष्क सेल किसको बोलते हैं? पूछा गया है शुष्क सेल, ऑप्शन था जिंक कार्बन सेल। अरे ये जिंक है कार्बन है, जिंक है कार्बन है, अच्छा सर शुष्क सेल किसको बोलते हैं? ऑप्शन था जिंक कार्बन सेल। तो शुष्क सेल का डेटा लेग्रांजे सेल का डेटा से मैच करना, दोनों सेम जैसा होता है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में बट सारा डेटा लगभग कैसा ही है। सब वो वाला चेप देना डाई सेल के लिए, सब कुछ चेंज नहीं है। तो जिंक कार्बन सेल किसको बोलते हैं? शुष्क सेल को, डाई सेल को। याद रखना, बोलना मत डाई सेल का एनोड जिंक, डाई सेल का कैथोड कार्बन, डाई सेल का इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, डीपोलराइजर MnO2, जिंक कार्बन सेल किसको बोलते हैं? शुष्क सेल को बोलते हैं। फिर आपके पास सवाल आया
मटेरियल यूज लिथियम सेल है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हमने पढ़ा था लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का या फिर ग्रेफाइट का, कार्बन ग्रेफाइट प्रोसेस बनता है, कार्बन या ग्रेफाइट का। तब फिर सवाल आता है कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट या एनोड प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी, जो लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड सेल, उसमें जो पॉजिटिव प्लेट या इसमें जो वही एनोड भी होती है उसका रंग कैसा होता है, तो जो एनोड का रंग होता है उसको होता है ब्राउन, भूरा, ब्राउन ब्राउन ब्राउन। और नेगेटिव प्लेट जो होती है, जो कैथोड होता है लेड एसिड सेल में, उसका कलर कैसा होता है, जब पूरी तरीके से चार्ज है तो ग्रे होता है, जब पूरी तरीके से डिस्चार्ज है तो शुद्ध व्हाइट, प्योर व्हाइट हो जाता है, शुद्ध सफेद, शुद्ध सफेद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने लेड एसिड सेल लिया, उसकी जो एनोड है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। फिर सवाल आता है जब इसका कैथोड होता है उसका कलर कैसा होता है, कैथोड का कलर होता है ग्रे, ग्रे होता है जब पूरी तरीके से चार्ज है, और जब डिस्चार्ज है तो कैथोड का कलर कैसा होता है, प्योर व्हाइट। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, ग्रे वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तीनों अलग-अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका तो ब्राउन याद रखो, ब्राउन याद रखो, इसका ग्रे जब चार्ज है, डिस्चार्ज है तो व्हाइट। फिर सवाल आता है डिपोलराइजर कौन सा यूज करते हैं, डेनियल सेल में, डेनियल सेल में डिपोलराइजर के तौर पे कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, डेनियल सेल में डिपोलराइजर के तौर पे कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। फिर सवाल आता है ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, ट्रिकल चार्जिंग, कोई बैटरी कहीं रखी हुई है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट फिर बैटरी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहेगी। अरे बोलो बोलो, जो ट्रिकल चार्जिंग होती है, ट्रिकल चार्जिंग अगर बैटरी आपके पास है और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है बिना लोड के, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट फिर भी रखे आपका फोन रख दो घंटे बाद थोड़ा सा डिस्चार्ज हो जाता है। वैसे ही जो बैटरी है अगर उसको रख दो तो अपने सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है बैटरी का, तो अपने आप प्रॉपर डिस्चार्ज यूज नहीं होगी तो भी, तो जब खुद अपने आप प्रॉपर डिस्चार्ज होती है उसको चार्ज करते रहते हैं। ट्रिकल चार्जिंग क्या करते हैं, एक थोड़ी करंट उसको देते रहते हैं। सवाल आता है ट्रिकल चार्जिंग कितनी करंट देते हैं, ज्यादा करंट, कम करंट, वेरी स्मॉल करंट, बहुत कम करंट देते हैं ट्रिकल चार्जिंग में, बहुत कम करंट देते हैं। चार्जेस बैटरी के सेल्फ डिस्चार्ज रेट, ये बैटरी को उसके सेल्फ डिस्चार्ज रेट से चार्ज करती है, मतलब बैटरी जिस रेट से डिस्चार्ज होती है उसी रेट से उसको थोड़ा चार्ज करती रहती है। बैटरी लोड पे नहीं लगी, बैटरी रख के मान लिया हमने बैटरी रखा और 10 मिनट में डिस्चार्ज हो गई, हम यूज नहीं करते, डिस्चार्ज रख के तो थोड़ा चार्ज करते रहते हैं। याद आपको रखना है ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट देते हैं। एक होता है बूस्ट चार्जिंग, पूछा गया बूस्ट चार्जिंग में क्या करते हैं, कम करंट देते हैं, ज्यादा करंट देते हैं, क्या देते हैं, तो हाई करंट फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए ज्यादा करंट देते हैं, कम समय में ज्यादा करंट, कम समय में ज्यादा करंट देते हैं। ट्रिकल चार्जिंग के लिए बैटरी जल्दी चार्ज होती है, सॉरी बूस्ट चार्जिंग के लिए, बूस्ट चार्जिंग बैटरी जल्दी चार्ज, बूस्ट मतलब क्या, बूस्ट मतलब जल्दी, बूस्ट में बैटरी जल्दी चार्ज होती है, कम टाइम में ज्यादा करंट देते हैं, कम टाइम में ज्यादा करंट देते हैं। फिर सवाल आता है, पूछा गया एग्जाम में, हमारे पास चार्जिंग करने के दो तरीके हैं, एक है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, एक कांस्टेंट करंट चार्जिंग। याद रखना, नियत धारा चार्जिंग, नियत वोल्टेज चार्जिंग, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मतलब नियत धारा चार्जिंग, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मतलब नियत वोल्टेज चार्जिंग। समय किसमें ज्यादा किसमें कम लगता है पूछा गया है। तो अगर कांस्टेंट करंट चार्जिंग में t टाइम लग रहा है तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में t/2 टाइम लगेगा, मतलब जितना टाइम नियत धारा चार्जिंग में लगता है उसका आधा टाइम, जितना टाइम नियत धारा चार्जिंग में लगता है उसका आधा टाइम लगेगा नियत वोल्टेज चार्जिंग में। सवाल पूछा गया है कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, तो आपका जवाब होगा कांस्टेंट करंट टाइम में जितना टाइम चार्जिंग में टाइम लगा उसका आधा टाइम इसमें लगेगा, इसमें कितना टाइम उसका आधा टाइम। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग जो है फास्ट चार्जिंग होती है, अभी इसमें टाइम लगेगा 10 सेकंड, इसमें लगेगा 5 सेकंड, इसमें आधा घंटा, इसमें लगेगा 30 मिनट, इसमें टाइम कम लगेगा, फास्ट चार्जिंग होगी। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग फास्ट चार्जिंग है, टाइम कम ले रही है तो फास्ट ही कर रही है। फिर सवाल आता है कौन सी प्राथमिक सेल है जिसकी लाइफ अधिकतम होती है, व्हिच प्राइमरी सेल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ, किस प्राइमरी सेल की जिंदगी सबसे ज्यादा खूब चलती है, करीब तो चलेगी 5-7 साल, लिथियम सेल, लिथियम सेल की लाइफ सबसे ज्यादा होती है। प्राइमरी सेल की बात मैं कर रहा हूं, प्राइमरी सेल में कौन सी ऐसी सेल है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, तो आपका जवाब होगा लिथियम सेल। ठीक, फिर आता है डेनियल सेल में एनोड और कैथोड कौन होता है, डेनियल सेल में एनोड होता है जिंक, कैथोड होता है कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट होता है, या कि वैसे SO4 भी मिला देते हैं। डेनियल सेल में जिंक क्या होता है एनोड, और कॉपर क्या होता है कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे CSO4 कॉपर सल्फेट, या कि वैसे SO4 मिला देते हैं, वैसे काम चल जाएगा। सवाल ये पूछा कि एनोड किसको बोलते हैं, तो केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़े होंगे, जिस प्लेट पे या जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं एनोड, जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जिस प्लेट पे रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं एनोड, और जिस प्लेट पे अपचयन यानी रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक है, जिंक है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Zn++ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा उस प्लेट को हम बोलेंगे एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लेना है अपचयन, ऑक्सीकरण है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अपचयन इलेक्ट्रॉन का लेना। तो आपको केमिस्ट्री नहीं जाननी, आपको बस ये जानना है जिस प्लेट पे ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीडेशन वो एनोड, जिस पे रिडक्शन होता है अपचयन होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, याद रहेगा, जहां ऑक्सीकरण होता है, जहां अपचयन यानी रिडक्शन होता है। ठीक, याद रखना इसको, आपको ये सारी चीजें याद रखनी जितना हमने बताया। बाकी प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल उदाहरण आप याद रखना, डिफरेंस याद रखना, और सीरीज में हम सेल को जोड़ते हैं तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, पैरेलल जोड़ते हैं तो करंट रेटिंग बढ़ती है। जितना डेटा हमने बताया याद रखने की कोशिश करना। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि सर में याद नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट जो लेड एसिड सेल है वो याद करना, लेड एसिड बैटरी, उसमें एनोड कौन, कैथोड कौन और इलेक्ट्रोलाइट कौन, ये तो याद रख लेना। उसके बाद याद रख लेना कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग है, कि कांस्टेंट करंट चार्जिंग में टाइम जो जितना लगता है उसको में आधा टाइम लगता है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में। फिर याद कर लेना लेक्लांचे सेल को, लेक्लांचे सेल का एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट याद कर लेना, और जो लेक्लांचे सेल का सेम कॉपी मारना ट्राई सेल के लिए, जो लेक्लांचे सेल का सेम कॉपी मारना शुष्क सेल के लिए। इतना याद करना। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को उदाहरण याद कर लेना। तो प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस है, कौन रिचार्जेबल कौन रिचार्जेबल नहीं है, सेल को सीरीज पैरेलल में जोड़ते हैं। और फैराडे के 2 नियम है, विद्युत बटन की, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, वो थोड़ा सा देख के चले जाना। देखना m समान बात क्यों है पहला, और दूसरा समान बात है इक्विवेलेंट वेट के तिला की बात की। इतना पढ़ के आप जाना, ठीक है, कम से कम। बाकी और टाइम आपके पास रहेगा तो आप पढ़ के जाना, ठीक है। और कुछ कहना है आप लोगों को तो बताइए। बिल्कुल, जितना पढ़ा है कल जाकर उगल दो चिंटू कल। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता बार-बार, तो रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार आपने इसको इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया, फिर दूसरा करके लियाओगे। सेकेंडरी सेल को बार-बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे आपके फोन की बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, या फिर घर में जो इन्वर्टर उसके साथ बैटरी लगी उसको चार्ज कर सकते हो। और प्राइमरी जो सेल होती है उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ये सस्ती होती है, कम वोल्टेज की होती है, हल्की होती है, ये महंगी होती है, ज्यादा वोल्टेज की होती है और भारी भी होती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हो गया। सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल भी बोलते हैं सेकेंडरी सेल को। पॉकेट कैलकुलेटर में कौन सी सेल यूज करते हैं? मिनी सेल, पहली बनाई गई सेल वोल्टाइक सेल, बैटरी चार्जिंग के लिए बीसी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। ये नाम याद रखना। प्राइमरी सेल का नाम क्या है? वो पूछा जाएगा लेक्लांचे सेल कौन सी सेल है, बोलना प्राइमरी सेल। बोला जाएगा वोल्टाइक सेल कौन सी सेल है? प्राइमरी सेल। गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक की है। डेनियल सेल प्राइमरी सेल, ड्राई सेल प्राइमरी सेल, मरकरी
मरकरी सेल प्राइमरी सेल, मरकरी सेल कोई बटन सेल मिनी सेल कहते हैं, जिंक क्लोराइड जिंक ऑक्साइड सब प्राइमरी सेल है। और सेकेंडरी सेल कौन है सर? लेड एसिड सेल, लेड एसिड बैटरी, एल्कलाइन सेल जिसको निकल कैडमियम सेल बोलते हैं, लिथियम आयन बैटरी एडिशन सेल, ये सब सेकेंडरी सेल है। नाम पूछ लेगा कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, तो नाम याद रहेगा तभी तो बताओगे। बाकी सेल को सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, पैरेलल में जोड़ते हैं करंट बढ़ाने के लिए। सेल को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? करंट बढ़ाने के लिए, सॉरी सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? करंट बढ़ाने के लिए। ठीक, इस क्लास की पीडीएफ आपको इस जेईएनआईटी बाई राजकुमार टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास खत्म करने के बाद भेज दूंगा। जेईएनआईटी बाई राजकुमार से क्लास खत्म होने के बाद। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था एल्कलाइन सेल, मरकरी सेल में नोट किया क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फिर आपको सेल जो टॉर्च यूज करते हैं, ड्राई सेल, डाई सेल कौन से इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 और इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो यूज होता है सब आपको लेड सेल में नोट किसका होता है, कैथोड किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है, ये सब बताया था नहीं बताया था। कि सोलर सेल का जो वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट के आसपास होता है। जब आपकी लेड एसिड पूरी तरीके से चार्ज होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 1.28 के आसपास होती है। इसका इलेक्ट्रोलाइट को पूछा जाता है लेड एसिड सेल का। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2SO4 + H2O, एक मात्रा अगर H2SO4 होगी 3 मात्रा H2O होगी, इसका 3 गुना होता है 1:3 के रेशियो में, 1:3 अनुपात में। ठीक है, और बाकी फिर आपको एल्कलाइन सेल में बताया था, एल्कलाइन सेल में निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट तौर पे QH का इस्तेमाल करते हैं। किसका? QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर आपको बताया था बैटरी चार्जर तरीके से रेक्टिफायर की तरह काम करता है, क्योंकि आपके घर में बैटरी चार्जर लगा है, आपके घर में आता है AC है, बैटरी चार्ज होगी DC से, तो बैटरी चार्जर क्या करेगा? AC को DC में देगा, यानी रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। फिर आपको एल्कलाइन सेल के लिए बताया था वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है, एनोड तौर पे जिंक, कैथोड तौर पे कार्बन, इलेक्ट्रोलाइट तौर पे अमोनियम क्लोराइड और डिपोलराइजर तौर पे MnO2। बाकी वोल्टाइल सेल, ड्राई सेल एक तरीके से इसको मॉडिफाइड एल्कलाइन सेल बोल सकते हैं। तो एल्कलाइन सेल का जो डेटा है कॉपी मार देना ड्राई सेल के लिए, एल्कलाइन सेल में जो एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट सेम ड्राई सेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिटिकल चार्जिंग क्या होता है। क्रिटिकल चार्जिंग में स्मॉल करंट देते हैं, कोई करंट देते हैं। आइए अब सवालों के ऊपर आते हैं। आज का पहला सवाल आपके पास ये है, इसका आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर बताओ रोहित, विक्रम, किरण, देवेंद्र, रूटीन, एवरीवन। बोलो। इसका आंसर बताओ। जब किसी चीज को पढ़ाया जाए नालायक को, तो फालतू की बात मत करो, सवाल का आंसर दो। ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, जो कराया जाएगा वो मत कराइए, बाकी तो बचा उसको करा दीजिए, पहले इसको तो पढ़ो। इसका आंसर बताओ। टू अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट लेड एसिड सेल डॉट इज यूज्ड। इंटरनल शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सेपरेटर या प्लेट्स या नमन, ये क्या है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बताओ। देखो होता ये है कि जो आपकी लेड एसिड बैटरी लेड एसिड सेल होती है, जो लेड एसिड बैटरी लेड एसिड सेल होती है आपकी, उसमें ये मान लीजिए एनोड है, कैथोड है। कई बार क्या होता है दोनों प्लेट आपस में चिपक जाती हैं। मान लीजिए बकलिंग होगी, बकलिंग क्या होती है आपको पता होगा। बकलिंग की प्लेट मुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत हाई करंट देकर के इसको चार्ज कर रहे हो, अपनी बैटरी को बहुत हाई करंट देकर चार्ज कर रहे हो, कि भाई प्लेट मुड़ जाती है, मुड़ जाती है प्लेट। ये प्लेट मान लीजिए मुड़ गई, ये भी प्लेट आपकी मुड़ गई, तो प्लेट मुड़ जाएंगे, दोनों चिपक जाती है, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। तो जो आपकी दोनों इलेक्ट्रोड है कई बार चिपक जाती है, अलग अलग कारणों से चिपकती हैं। मान लीजिए प्लेट मुड़ गई, मुड़ने को बोलते हैं बकलिंग, प्लेट्स के मुड़ जाने को बोलते हैं बकलिंग। बकलिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप अगर बैटरी को बहुत हाई करंट से चार्ज कर रहे हो, अगर बैटरी को बहुत हाई करंट से चार्ज करो, कई बार इसकी प्लेट मुड़ जाती है। प्लेट क्या होती है? मुड़ जाती है। प्लेट मुड़ने से दोनों प्लेट आपस में टच हो गई, और टच हो गई तो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने से आपका बैटरी का काम खत्म। तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों प्लेट आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, दोनों प्लेट आपस में क्या हो? शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दोनों प्लेट के बीच में सेपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेपरेटर। सेपरेटर क्या करता है? अगर दोनों प्लेट आपस में चिपक सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसको रोकता है। सेपरेटर आपका आंसर क्या है? आंसर सेपरेटर। क्या है आंसर? सेपरेटर। नेक्स्ट, इन लेड एसिड सेल प्लेट कनेक्टर्स आर मेड अप ऑफ। जो प्लेट होती है लेड एसिड सेल में किसकी बनी होती है? आप देखो लेड एसिड सेल में जो प्लेट बनी होती है आपकी, एनोड बना है लेड पेरोक्साइड का, जो कि पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, जो कि लेड का बना होता है। मतलब कैथोड में लेड है, एनोड में लेड पेरोक्साइड है, तो दोनों लेड का ही बना हुआ। ये लेड का लेड ऑक्साइड है, तो दोनों चाहे एनोड चाहे कैथोड, लेड तो दोनों में ही है। लेड तो दोनों में ही, आप क्या बोलोगे? किसकी बनी होती है लेड एसिड सेल में जो प्लेट्स की होती हैं? किसकी बनी होती है? लेड पेरोक्साइड और लेड तो है, तो प्योर लेड की बनी होती है। एक लेड की लेड पेरोक्साइड की, लेड दोनों में, तो प्योर लेड या कार्बन या कॉपर लेड आप बोलोगे। ठीक, इसकी बनी होती है लेड की। अगला सवाल है द नेगेटिव प्लेट ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ। जो ड्राई सेल है उसका नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है? ड्राई सेल का नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है? स्वागत है मुन्ना, पवन, सभी बताओ आंसर फटाफट। एक भी सवाल ऐसा नहीं है आज की क्लास का जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो। जितने भी सवाल आप कर रहे हो सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, सब। इसमें नया सवाल नहीं, सब पूछे हुए सवाल है। तो बताओ नेगेटिव प्लेट ड्राई सेल की किसकी बनी होती है? ड्राई सेल की नेगेटिव प्लेट बनी होती है जिंक की। किसकी बनी होती है? जिंक। याद रखना, नेगेटिव प्लेट ड्राई सेल किसकी बनी होती है? जिंक की बनी होती है। अच्छा सर, द रीडिंग इन हाइड्रोमीटर ऑफ हाफ चार्ज सेल। अगर आपकी सेल जो है हाफ चार्ज है तो क्या उसकी रीडिंग होगी हाइड्रोमीटर की? अगर फुली चार्ज है आपकी सेल तो जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग होती है 1.25 1.28 के आसपास होती है, और अगर हाफ चार्ज है 1.22 के आसपास होती है। यानी जो बैटरी में आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, बैटरी तक घटते, उसकी उस इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व को नापने के लिए या उसकी रिलेटिव डेंसिटी आप घनत्व को नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर जो बैटरी में आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, बैटरी तक यूज करते हो, उसका विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व नापता है, या विशिष्ट घनत्व नापता है। तो सवाल अगर फुली चार्ज है तो उसका विशिष्ट घनत्व 1.25 1.28 के आसपास होगा, किसी को हाइड्रोमीटर नापता है। और अगर हाफ चार्ज है, आधा चार्ज बैटरी है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.22 हो जाएगा। 1.22 क्या होगा? 1.22। हाफ चार्ज है, आधा आवेशित। हाफ चार्ज मतलब आधा आवेशित। ठीक है, नेक्स्ट अगला है द एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी बाय कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड बिकम्स। स्थिर वोल्टता आवेशन विधि द्वारा बैटरी की दक्षता क्या हो जाती है? कम, ज्यादा या स्थिर क्या होती है? आप बताइए इसका आंसर। देखो बैटरी चार्ज करने का मेथड है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, कांस्टेंट करंट मेथड, क्रिटिकल चार्जिंग मेथड, दो तीन मेथड हैं। अगर हम बात करें कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग की, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग यानी नियत विभव विधि, नियत विभव विधि, और यह कांस्टेंट करंट चार्जिंग, नियत धारा विधि,
इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में अगर मान लीजिए बैटरी को चार्ज करने में इसमें मान लीजिए कांस्टेंट करंट चार्जिंग में बैटरी को चार्ज करने में अगर टी समय लगा, कांस्टेंट करंट चार्जिंग में बैटरी को चार्ज करने में टी समय लगा, तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में बैटरी को चार्ज करने में समय लगेगा t/2 लगेगा। इसका मतलब यह है बैटरी को चार्ज करने में जितना टाइम लगा इस मेथड में कांस्टेंट करंट चार्जिंग में उसका आधा टाइम लगेगा कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में t/2। यानी अगर इसमें 10 मिनट लगा इसमें 5 मिनट लगेगा, इसमें आधा घंटा लगा इसमें 15 मिनट लगेगा, इसमें 2 घंटा लगा इसमें 1 घंटा लगेगा, यानी जितना भी टाइम तुम लोगे उसका आधा टाइम ये मेथड लेगा। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग आधा टाइम लेगा, तो आधा टाइम लेगा इसका मतलब जल्दी चार्ज हो रहा है और जल्दी चार्ज होने का मतलब फास्ट चार्जिंग करता है। ठीक है, फास्ट चार्जिंग कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग फास्ट चार्जिंग में टाइम क्या लगता है? कम लगता है। सवाल लेकिन क्या पूछा एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग में टाइम कम लगता है इसका मतलब बहुत ज्यादा करंट लेती है। जैसे आप कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग से चार्जिंग करोगे इट विल टेक वेरी लार्ज करंट एट स्टार्टिंग, ये शुरुआत में बहुत ज्यादा करंट लेगी और बहुत ज्यादा करंट जब बैटरी लेगी उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, लॉसेस ज्यादा होने से दक्षता घट जाती है। फिर से सुनो, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग बहुत फास्ट चार्जिंग है, इसकी तुलना में आधे टाइम में बैटरी को चार्ज कर देती है। अगर आधे टाइम में बैटरी को चार्ज कर दे रही है इसका मतलब जैसे आप इस मेथड से चार्जिंग करोगे बहुत हाई करंट लेती है शुरुआत में। अगर बहुत ज्यादा करंट शुरुआत में लेती है उसकी वजह से लॉसेस यानी हानियां शुरू में ज्यादा होती हैं और उसकी वजह से हानि अगर ज्यादा है लॉस ज्यादा है तो दक्षता कम हो जाती है, लो एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी। तो इन दिस मेथड एफिशिएंसी इज लो। सवाल एफिशिएंसी ऑफ बैटरी बाय कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग नियत विभव वाली जो विधि है इसमें आपका दक्षता कम हो जाती है, लो एफिशिएंसी इज लो, एफिशिएंसी इज लो। तो आपको दो तीन चीजें बताती है, किसमें टाइम कम लगता है, किसमें टाइम ज्यादा, इसमें टाइम कम, इसमें टाइम ज्यादा, इसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट है द लिक्विड इन व्हिच द बैटरी रॉड्स आर इमर्स्ड इज कॉल्ड, इमर्स्ड मतलब डुबो देना। बैटरी की छड़ों को जिस ड्रम में डुबाया जाता है, एक लेते हैं एक खुटी दूसरी खुटी, एक एनोड एक कैथोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड जिस पानी में डुबाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिंटू वाला मदिरा बोलते हैं सर? नहीं, मदिरा नहीं बोलते, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। नेक्स्ट तो प्रिवेंट कोरोजन ऑफ लेड एसिड से लेयर डॉट डॉट इज अप्लाइड। सीसा अम्ल, सीसा मतलब लेड एसिड, सीसा मतलब लेड, अम्ल मतलब एसिड। सीसा किसको बोलते हैं? लेड को लिखा है सीसा, अम्ल एसिड। सीसा अम्ल में संक्षारक कोरोजन का प्रभाव न होने के लिए किसकी प्रतिक्रिया जाती है? जो लेड एसिड बैटरी होती है वो जब लगातार आप यूज करते हो उसमें कोरोजन होता है। क्या होता है? जंग लगने की संभावना होती है। जंग लगने जो प्लेट आपकी होती है, एक लेड की होती है, एक लेड पेरोक्साइड की होती है, दोनों प्लेट पे जंग लगने की संभावना होती है। उससे बचाने के लिए उस प्लेट पे क्या लगाया जाता है? उस प्लेट पे लगाते हैं प्लास्टिक मेटल या क्या? तो वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकते हो आप, वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकते हो आप। किसका? वैसलीन या पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं हम किस पे? इलेक्ट्रोड पे। इसके काहे लगाते हैं? अच्छा दिखता है नहीं, जंग लगने से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। अच्छा सर ठीक है। लेड एसिड सेल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल का, द्वितीयक सेल का। सवाल है लाइफ स्पैन ऑफ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल की जीवन काल क्या होता है? प्राइमरी सेल का जीवन काल कम होता है, मतलब कुछ दिन चलेगी, 4-5-6 महीने। अरे आपके टीवी का जो रिमोट है उसमें जो सेल लगती है प्राइमरी सेल होती है, 4-5-6 महीने में खराब हो जाती है। दीवार घड़ी में जो सेल लगी होती है 4-6 महीने साल में खराब हो जाती है। लेकिन आपके फोन की बैटरी 3-3 4-4 साल 2-2 साल चलती है। तो आपके फोन की जो बैटरी है या जो आप बैटरी इन्वर्टर के साथ खरीदते हो वो 3 साल 4 साल चलती है। तो सेकेंडरी सेल की लाइफ ज्यादा होती है, प्राइमरी सेल की लाइफ कम होती है, प्राइमरी सेल की उम्र जीवन काल कम होती है। ठीक, प्राइमरी सेल का ईएमआई भी कम होता है, प्राइमरी सेल सस्ती होती है, प्राइमरी सेल रिचार्जेबल नहीं होती है। अगला है द मेथड ऑफ चार्जिंग बैटरी, कांस्टेंट करंट चार्जिंग, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, स्थिर वोल्टेज स्थिर आवेशन, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। क्या है? बैटरी के आवेशन की विधि, किन किन तरीके से बैटरी को चार्ज सकते हैं, ये भी एक मेथड है। हां है, ये भी एक मेथड। ट्रिकल चार्जिंग क्या है? ट्रिकल चार्जिंग में चार्जिंग की विधि है। इसमें क्या करते हैं सर? जैसे मान लीजिए आपने अस्पताल खोला, आपने सारी व्यवस्था की, ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब आईसीयू बना रखा है और बैटरी लगा दिया, यहां जरूरत पड़ेगी लाइट चली जाएगी तो बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। बैटरी पहले से लगा के रखी हुई, लाइट गई नहीं, 1 महीने बाद लाइट गई, चिंटू ने कहा बैटरी लगाओ जल्दी से, काम स्टार्ट करो। राजकुमार आईसीयू में उनका इलाज रुकना नहीं चाहिए। तो क्या पता चला बैटरी लगी 10 मिनट में 20 मिनट में बैटरी गायब हो गई। तो आपने पूछा कि बैटरी तो बिल्कुल चार्ज करके रखवाई गई थी, तो बैटरी इतनी कम टाइम में डिस्चार्ज हो गई। तो फिर लोगों ने बताया कि बैटरी आपने रखवाई तो चार्ज करके थी, लेकिन बैटरी जब यूज में नहीं होती है तो भी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहती है। अगर बैटरी पे लोड नहीं भी लगा है तो भी बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज अपने आप होती रहती है। और 1 महीने से रखी हुई थी, आधी बच्चा पैसे डिस्चार्ज हो गई और आपने आज इस्तेमाल करने की कोशिश की तो बैटरी थोड़ी देर में चली, उसका बैकअप उसका खत्म। इसलिए अगर आपको कभी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है बैटरी, तो आप बैटरी को भले यूज नहीं कर रहे हो डेली, आप थोड़ा चार्ज करते हो उसको, ताकि जब जरूरत पड़े 3-4-5 घंटे बैटरी बैकअप दे पाए। तो ट्रिकल चार्जिंग में क्या करते हैं? एक बहुत छोटी सी बैटरी को लेकर चार्ज करते हैं और उतना ही चार्ज करते हैं जितनी डिस्चार्ज हुई है। यानी बैटरी का जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है उसी रेट से बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी जिस रेट से डिस्चार्ज होती है जितना थोड़ा सा डिस्चार्ज थोड़ा सा चार्ज कर दिया बस, तो लोड तो लगा नहीं, पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। वही कहानी है। तो तीनों मेथड जो है बैटरी के चार्ज करने के मेथड है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड बैटरी को क्या चार्ज करने के मेथड है। सवाल है एक अच्छे सेल की विशेषता क्या है? पहला इंटरनल रेजिस्टेंस बिलो, आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, शुड बी एक्सपेंसिव, महंगी होनी चाहिए, देयर शुड बी पोलराइजेशन इन द सेल। ये महंगी वाली तो हो ही नहीं सकती, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। इंटरनल रेजिस्टेंस बिलो, एक अच्छे सेल की खासियत है कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए। एक अच्छे सेल की विशेषता है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए निम्न मतलब कम से कम, कम से कम। सर ये नहीं होना चाहिए, महंगी चाहते हो क्या? कोई भी सामान चाहते हैं अच्छा हो और सस्ता हो, अच्छा हो और सस्ता हो। सवाल है फॉलोइंग यूज इलेक्ट्रोलाइट वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल में कौन सा वैद्युत अपघट्य यूज करते हैं? अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। लेक्लांचे सेल में माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड क्या यूज करते हैं? माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। सर कैसे? अरे इधर देखो, शुरू में बताया था कौन सा सेल है? वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में एनोड होता है, जिंक कैथोड होता है, कार्बन इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। वोल्टाइक सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। एनोड है जिंक, कैथोड है कार्बन, सॉरी कैथोड है कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। एनोड है जिंक, कैथोड है कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है, बहुत गाढ़ा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इलेक्ट्रोलाइट लेक्लांचे सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्लांचे सेल में हम एनोड, कैथोड या इलेक्ट्रोलाइट और डिपोलाइजर, चार चीजों का सवाल आता है। चार चीजों याद रखना, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं इसमें। लेक्लांचे सेल में एनोड है जिंक जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड है कार्बन जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट है नौसादा अमोनियम क्लोराइड और डिपोलाइजर मैग्नीज डाइऑक्साइड, सब इंपॉर्टेंट है लेक्लांचे सेल में। तो क्या पूछा कि इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, अरे बोलो सवाल पूछा सर, सब आता है एग्जाम में, आता है, सब पूछा गया है सर, कभी देखा तो नहीं है तुमने, तो बहुत कुछ नहीं देखा है चिंटू। विच सेल यूज फॉर इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ करंट? इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक के धारा प्रवाहित करने के लिए किस सेल का उपयोग करना है? करंट दिया, रुक गए। तो अगर इस प्रकार से करंट देनी है, रुक के धारा प्रवाहित करने किसी चीज में, तो कौन सी सेल? वोल्टाइक, डेनियल, लेक्लांचे, नाना आप आंसर लेक्लांचे सेल। कौन सी सेल? लेक्लांचे सेल यूज करते हैं किसके लिए? किसके लिए यूज करते हैं? जब हमको धीरे धीरे रुक के करंट देनी होता, कौन सी सेल? लेक्लांचे सेल। अगला सवाल है सेल यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च में हम कौन सी सेल यूज करते हैं? जवाब होगा ड्राई सेल। टॉर्च में कौन सी सेल यूज करते हैं? जवाब होगा शुष्क सेल, शुष्क सेल। सवाल है सिल्वर ऑक्साइड सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? सिल्वर ऑक्साइड
MOSFET सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। सर इतना याद कैसे होगा? इसलिए आपको शुरुआत में मैंने एक पेज पे 2-3 पेज पे बिना मिला के सारे कीवर्ड लिख दिए थे ताकि उसमें जो सवाल है आप समझ पाओ। वैसे आप एक सवाल तो देख लो कैसे सवाल आए हैं, आपको करना है एक पेज 2 पेज लेना, चाहे सही चाहे अपने आप से खुद से बनाना होगा और जो इंफॉर्मेशन मेन उसको लिख लेना और बार-बार उसको देखोगे याद हो जाएगा। बार-बार देखोगे याद हो जाएगा। आपके पास टाइम मिल गया है। जो लोग ट्रेड में फेल होते भगवान ने दूसरा मौका दिया, अच्छे से पढ़ लो। अगला सवाल है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल द टेंपरेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुडंट एक्सीड। इलेक्ट्रोलाइट है कि जो लेड एसिड सेल की चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका विद्युत अपघटन, उसका टेंपरेचर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका टेंपरेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोलो सहजानंद। विक्रम बोले सर आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? बनाया तो है मैंने, मैं भूल गया इंस्टाग्राम आईडी, एक बार देख करके आपको बताऊंगा। बोलिए शुभांकर, लव यू टू, विक्रम, किरण, हिमांशु, सिंह। बोलो जो लेड एसिड बैटरी यूज करते हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का टेंपरेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है? किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर हाँ लिख लेना इसको। ये रिएक्शन किस पे होती है? किस सेल में? ड्राई सेल, लेड लेड एसिड सेल। ये लेड एसिड सेल की रिएक्शन है। ये देखो जितना भी सेल आपने पढ़ा है एनोड और कैथोड में लेड कहां आया? आप बताओ जितने भी सेल आपने पढ़ी एनोड और कैथोड में लेड कहां आया? लेड एसिड सेल में। लेड एसिड सेल में ना एक आप लेड पेरोक्साइड लेते हो, दूसरा लेड लेते हो, एक लेड पेरोक्साइड लेते हो, PbO2 दूसरा लेड लेते हो, लेड और उसके बाद और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या होता है? पहले तो बटे डाइल्यूट H2SO4 यानी H2SO4 प्लस वाटर। तो H2SO4 है लेड है, ये रिएक्शन लेड एसिड सेल में हो सकती है। Pb + SO4 माइनस ये रिएक्शन किसके? लेड एसिड स्टोरेज सेल। सेकेंडरी सेल को हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। सीसा आम्ल संचयक सेल। सीसा मतलब लेड, आम्ल मतलब एसिड। अगला सवाल है कि जो लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। लेड एसिड सेल या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा आंतरिक प्रतिरोध हम करना ही खुश होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगला सवाल है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्यूमुलेटर सेल चार्जिंग स्टेट इज एक संचयक सेल में, संचयक सेल मतलब सेकेंडरी सेल में चार्जिंग अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो अगर आपकी सेल चार्ज स्टेट में है, पूरी तरीके से आवेशित है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे उसका विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी या जो रिलेटिव डेंसिटी आप घनत्व बोलते हैं उसका मान 1.25 से 1.28 के बीच होना चाहिए। 1.25 से 1.28 के बीच होना चाहिए। किसका? पूरी तरीके से चार्जिंग की कंडीशन में लेड एसिड सेल में या सेल में जो विद्युत अपघटन यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व या इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंग्लिश में, या दूसरा नाम हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी। इस रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं विशेष गुरुत्व को नापने के लिए, और हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं वायु की आर्द्रता नापने के लिए, टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अरे वायु की आर्द्रता नापनी है तो क्या यूज करेंगे सर? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर अगर ये नापना है तो हम यूज करेंगे हाइग्रोमीटर। और अगर जो विद्युत अपघटन आपने लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी आप घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व नापना है तो हाइड्रोमीटर। पूरी चार्ज है उसका हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट का 1.25 से 1.28 के बीच में होता है। अगला सवाल पूछा गया आपके पास ये, द नंबर ऑफ प्लेट इन नेगेटिव ग्रुप ऑफ लेड एसिड बैटरी इज इक्वल टू, एक तो पॉजिटिव प्लेट होती है लेड एसिड सेल में, नेगेटिव प्लेट होती है। तो पॉजिटिव प्लेट में जितनी रॉड होंगी और नेगेटिव प्लेट में जितनी रॉड होंगी लेड एसिड सेल में, उसमें क्या रिलेशन है? एक पॉजिटिव ग्रुप है, कई सारी रॉड होती है उसमें, एक पॉजिटिव ग्रुप है और एक नेगेटिव ग्रुप है। एक पॉजिटिव प्लेट का ग्रुप है, नेगेटिव प्लेट का ग्रुप है। नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट का जो रॉड की संख्या है उसमें क्या संबंध है? कि लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्लेट इन पॉजिटिव धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या या धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1 या किसके? आपको याद होना चाहिए लेड एसिड सेल में धनात्मक ग्रुप होगा, एक ऋणात्मक ग्रुप होगा। जो ऋणात्मक ग्रुप है नेगेटिव प्लेट, उसमें जो प्लेट की संख्या है, नेगेटिव ग्रुप जो है ऋणात्मक ग्रुप, उसमें जो प्लेट की संख्या वो बराबर होगी धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1। धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1 यानी पॉजिटिव ग्रुप में जितनी भी प्लेट हैं उसमें जोड़ेंगे तो आपको नेगेटिव ग्रुप में प्लेट की संख्या मिलेगी। इस हिसाब से आंसर आपका आएगा। लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या किसके बराबर होगी? बराबर होगी धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1 यानी नेगेटिव वाली जो है संख्या होगी क्या होगी? बराबर होगी पॉजिटिव वाली और एक जोड़ दो उसमें, पीछे वाला प्लस है ऐड कर दो। नेगेटिव ग्रुप में प्लेट की संख्या बराबर होगी धनात्मक ग्रुप में प्लेट की संख्या +1। ठीक है। अगला है ईएमएफ ऑफ मर्करी सेल एट नो लोड। ईएमएफ कितना होता है मर्करी सेल का नो लोड पे? 1.35 से 1.4 वोल्ट के आसपास होता है, 1.35 मिलता है, बस रेंज होता है। मर्करी सेल का ईएमएफ नो लोड पे कितना होता है? शून्य भार पे ये होता है। अगला है रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है? जो आपेक्षिक घनत्व है विशिष्ट गुरुत्व का कोई मात्रक नहीं है। कोई मात्रक नहीं सर? हाँ रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं है। हिमांशु बोला नौकरी की आवश्यकता चिंटू को ज्यादा है, बबली को हाथ पीले करके निकल जाएगी, नहीं भी लगेगी तो बोलो। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व का मात्रा कुछ होता नहीं है, यूनिटलेस होती है। ये क्या होती है? मात्रक विहीन। अगला सवाल ये है द प्राइमरी सेल कैन नॉट रिचार्ज, हेंस व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस रिलेटेड टू प्राइमरी सेल। प्राथमिक सेल को पुनरावेशित नहीं किया जा सकता, यानी फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। अतः निम्न में से कौन सा विकल्प प्राथमिक सेल से संबंधित है? प्राथमिक सेल से संबंधित कौन है? लेग्रांजे सेल और वोल्टाइक सेल, या उसी का नाम डेनियल सेल या ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, लेग्रांजे सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये सब प्राइमरी सेल हैं। सेकेंडरी सेल लेड एसिड सेल, निकल आयरन सेल, निकल कैडमियम सेल, इसमें प्राइमरी सेल कौन है? लेग्रांजे। बाकी लेड एसिड, निकल आयरन, निकल कैडमियम सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेल को फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, सस्ती होती है, कम वोल्टेज होती है, हल्की होती है। अगला सवाल है ये एक 144 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 8 मिली एम्पीयर धारा देती है, कितने घंटे को करंट दे सकती है? यानी एक बैटरी की क्षमता दे रखी है और उसी को करंट हम ले रहे हैं, करंट दे रखी है। पूछा गया है कितने टाइम तक हमें करंट मिलेगी। तो बैटरी की क्षमता क्या होती है? कैपेसिटी वो बैटरी कितने करंट दे सकती है और कितने घंटे तक दे सकती है, दोनों को पूरा कर दीजिए। बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ बैटरी क्या होती है? बैटरी जो करंट दे सकती है उसको लिखो एम्पीयर में और कितने टाइम तक दे सकती है उसको लिखो आवर में। करंट लिखो और टाइम लिखो, कितनी करंट दे सकती है, कितने टाइम तक दे सकती है, दोनों को पूरा कर दो, ये होती है बैटरी की क्षमता। तो आपको क्या करना है? आपको एम्पीयर इनटू आवर मतलब करंट और टाइम। कैपेसिटी कितनी है? 144 मिली एम्पीयर आवर मतलब 10 मिली एम्पीयर दे रखी है, 144 मिली एम्पीयर आवर कैपेसिटी हो गई। करंट कितनी लेनी है हमको? कितनी करंट लेनी है? 8 मिली एम्पीयर, 8 मिली एम्पीयर टाइम लेगी, ये मिली एम्पीयर आवर मतलब करंट मिली एम्पीयर में टाइम आवर में, करंट मिली एम्पीयर रखा टाइम आवर में, करंट मिली एम्पीयर में टाइम आवर में, मिली एम्पीयर गायब हो नहीं वहां सर। तो 144 यहां क्या होगा? टी हो जाएगा 144/8, 144/8 डिवाइड 18 आ जाएगा, 18 घंटे। यानी अगर आपकी बैटरी जिसकी क्षमता 144 मिली एम्पीयर आवर है, अगर उसे 8 मिली एम्पीयर करंट लोगे तो बैटरी 8 घंटे तक आपको 8 मिली एम्पीयर करंट दे पाएगी। सॉरी 18 घंटे तक आपको 8 मिली एम्पीयर करंट दे पाएगी। कर ले जाओगे? करना क्या है? कैपेसिटी बराबर होती है क्षमता बराबर करंट इनटू टाइम। आपको क्षमता दे रखी, करंट दे रखी, टाइम निकाल लेना है। क्षमता होती है धारा इनटू समय, धारा दे रखी, क्षमता दे रखी, समय निकाल लोगे। हां सर समय निकाल लेंगे।
ये फैराडे का पहला नियम है, आपने पढ़ा होगा कि एक बर्तन में दो इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जब विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं या चार्ज प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है टूटता है, जो इलेक्ट्रोड टूटता है उसका जो मास होता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने प्रवाहित किया, जो मास टूटता है वो डिपेंड करता है कितना चार्ज आपने प्रवाहित किया। और Q बराबर I × T होता है। अरे भाई I बराबर Q × T तो पढ़ा आपने, Q / T, I बराबर Q / T, यहां से Q क्या हो जाएगा I × T, I बराबर Q / T, Q क्या हो जाएगा I × T, Q जब I × T, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I × T, और फिर इसको हटा के बराबर लिखते हैं Z क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। तो जो आपका द्रव्यमान टूटा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत धारा पे और समय पे, Z नियतांक है। क्या बोलो विद्युत धारा और समय पे, या बोलो आवेश पे, एक ही बात है। तो सवाल ये पूछा गया कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान बिलियन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के डॉट डॉट, तो जो द्रव्यमान है ये धारा के क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द्रव्यमान क्या है, विद्युत धारा के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती स्क्वायर है क्या, नहीं, इनवर्सली मतलब उल्टा है क्या, विद्युत समानुपाती नहीं, समानुपाती है। ये सवाल हमने किया है पहले। लेक्लांचे सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड, डिपोलराइजर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्लांचे सेल याद रखना। सर ये देखो पूछा गया है कि विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व पानी के अपेक्षिक घनत्व के सापेक्ष नापने के जो क्रम मिलाया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षिक घनत्व है, यानी रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए जो उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है, विशिष्ट गुरुत्व नापता है, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यानी वायु की आर्द्रता को नापता है। ठीक। अगला सवाल, लेक्लांचे सेल में एनोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है लेक्लांचे सेल में, आओ देखते हैं। एनोड बना होता है जिंक का। लेक्लांचे सेल इसीलिए लिखा गया है चिंटू, तुम्हें याद रहे एक साथ। लेक्लांचे सेल में एनोड किसका बना होता है, जिंक का। एनोड किसका बना होता है, जिंक का। लेक्लांचे सेल जिंक 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 जिंक, अरे जिंक जिंक जिंक, एनोड लेक्लांचे सेल। जिंक का जो कंटेनर होता है, जिंक का जो बर्तन होता है वही एनोड का काम करता है। ठीक। अगला सवाल यहाँ आपके पास कि आपके पास चार सेल है जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, पैरेलल में जोड़ देगा कितना आउटपुट वोल्टेज देंगे सब मिल करके। पैरेलल में आप कितना भी वोल्टेज कितना भी सेल लगा दीजिए, पैरेलल में वोल्टेज बैटरी लगाने से सेल लगाने से क्या होता है, पैरेलल में आप सेल को लगाते हो तो करंट ज्यादा मिलती है, वोल्टेज नहीं बढ़ता पैरेलल में। सीरीज में क्यों जोड़ते हैं सेल को, सीरीज में जोड़ते हैं वोल्टेज की क्षमता बढ़ाने के लिए, वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, धारा की क्षमता बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास चार सेल है, चारों का ईएमएफ 1.5 1.5 1.5 1.5 है और आप जोड़ दोगे तो आपको फाइनली जो लोड यहाँ लगाओगे ना मेरे चिंटू, उसको वोल्टेज 1.5 भी मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोड लगाओगे, आप पहले चार सेल थी, चारों को आपने पैरेलल में जोड़ा, सबका वोल्टेज 1.5 आपने लोड लगा दिया, लोड लगाया तो लोड को वही वोल्टेज मिलेगा, तो सबके सारे सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट। ये मत सोचना कि 1.5 हो जाएगा, नहीं, 1.5 ही मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो लोड को कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.5 वोल्ट मिलेगा। हाँ, करंट बढ़ जाएगी पैरेलल में, लोड को मिलने वाली करंट बढ़ जाएगी, आंसर आपको 1.5 वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया भाई, इतनी बार। A special solvent is used to clean the electronic connectors. इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयोग करते हैं। विलायक क्या होता है सर, जैसे आप पानी में चीनी डालते हो तो पानी जो है वो है विलायक, सॉल्वेंट बोलते हैं इसमें, और जो चीनी है वो है सोल्यूट, विलेय। चीनी डालते हो पानी में, चीनी क्या है, सोल्यूट, विलेय। पानी क्या है, सॉल्वेंट, विलायक, और चीनी और पानी डाल के जो शरबत तैयार करते हो है सॉल्यूशन, विलयन। तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, कनेक्टर्स वगैरह, उनको साफ करने के लिए जो हम लिक्विड यूज करते हैं वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या सर पूछा गया, यहाँ चिंटू इतना अंदर से, और क्या तुम्हें ये सब तो पता होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, if the capacity of the battery is 2800 mAh, it will supply current of 1.5 ampere for, निकालो सब लोग, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आपको कलम चला के बताओ, तब की कलम चलनी चाहिए। विक्रम बोले सर केमोन आछे, केमोन आछे का मतलब क्या होता है सर, कैसे हो आप, तो मैं ठीक हूँ विक्रम। अच्छा, लोगों से दिक्कत हो रही है, एक सेकंड, इनको वगैरह से लोगों से थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैंने हटा दिया, लोग साफ दिखेगा। बोलो, सेल एंड बैटरी, आपकी ट्रेड अगर इलेक्ट्रिशियन है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल एंड बैटरी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो दोनों ट्रेड के लोग इसको पढ़ेंगे, इसलिए इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया कि दोनों लोगों का काम हो जाएगा। सवाल का आंसर बताओ, बात मत करो। कितना आया, क्षमता दे रखी है 2800 mAh, करंट कितनी लेनी है 1.4 एम्पीयर, तो कितने टाइम में बैटरी डाटा फ्रीज हो जाएगी, बोले बस सरदार बैटरी चार्ज हो गई। हाँ तो जाओ दो पेपर विक्रम, पेपर तो मुन्ना का कहना है बी होगा, हरिओम का 120। अरे बैटरी की क्षमता कैसे निकालते हो, बैटरी की क्षमता क्या होती है, कितनी देर की क्षमता, 2800 मिली एम्पियर आवर की क्षमता होती है। ये क्या होती है, कितनी करंट दे रहा है, कितने टाइम तक करंट कितनी दे रहा है, 1.4 एम्पियर, और कितने टाइम तक, टाइम यहाँ ले लो आवर में, ये टाइम आवर में ले लो, मान लीजिए टाइम किसमें, आवर करंट एम्पियर में। पहले तो आप इस एम्पियर को आप मिली एम्पियर बदल दो, तो मिली एम्पियर काट दूंगा, 2800 मिली एम्पियर आवर, इसे 1.4 एम्पियर को मिली एम्पियर बदलिए, दूसरा दोनों को एक ही कर दो, इसको एम्पियर कर दो, इसको मिली एम्पियर कर दो, काटो दोनों को एक करके, एम्पियर को मिली एम्पियर बदलने के हिसाब से गुणा करेंगे, इसमें हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 हो जाएगा इनटू टी, एक हिसाब से गुणा कर दिया, क्या हो गया, ये मिली एम्पियर में, ये मिली एम्पियर में आ गया, इनटू टाइम, टाइम आवर मिलेगा, मिली एम्पियर से मिली एम्पियर गायब। अब यहाँ आवर है, टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, 2800 बटे 1400 सर 2, ये 2 क्या है, घंटा, 2 घंटा, लेकिन ऑप्शन दे रखा है इसमें मिनट में, 2 घंटे कितना मिनट होगा, 60 × 2 120 मिनट। सर आसान तो था, हाँ चिंटू आसान तो था, एग्जाम में सही कर लो तब तो। सर गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, नहीं गलत करोगे, चलो अगले सवाल का आंसर बताओ। टनाटन पूछे हुए सवाल फिर से पूछे जाएंगे, पूछे हुए सवाल फिर से पूछे जाएंगे। 5 एम्पीयर धारा आपूर्ति करते समय ईएमएफ 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 जियो 1 जियो है। जीरो पॉइंट 1 वाले सेल का टर्मिनल विभव अंतर क्या है बताइए, ओम है ये। करंट 5 एम्पीयर की दे रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, क्या पूछा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है सेल का। देखो एक सेल है, हाँ जी बनाओ, सेल है तो बना दिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसके साथ ऐसे सीरीज में लगा के बना देते, ये मान लीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, कम से कम होना चाहिए आइडियली जीरो, कम से कम आइडियली, बल्कि सेल का ईएमएफ है। इन्होंने कहा ये सेल कितनी करंट दे रहा है, 5 एम्पीयर, करंट कितनी दे रहा है, 5 एम्पीयर करंट दे रहा है। अच्छा ठीक है, 5 एम्पीयर धारा आपूर्ति करते समय ईएमएफ 2 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 2 वोल्ट है, ये कितना ईएमएफ 2 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध, इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये, इसको मैं ई
मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। हमारे पास एक सेल है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है, मान लीजिए आर, इस सेल का ईएमएफ है ई। सेल कुछ करंट दे रही है, जो करंट दे रही है वो करंट है आई। ठीक, सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, ये दे रखा है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका 0.10, ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 आंतरिक प्रतिरोध। और जो करंट दे रहा है कितनी दे रहा है 5 एम्पीयर, ये जो करंट दे रहा है आई, ये कितनी दे रहा है 5 एम्पीयर। पूछा क्या आपसे 5 एम्पीयर धारा देने वाली ईएमएफ 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल का टर्मिनल के अंतर, टर्मिनल मतलब इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का। तो ये तो वोल्टेज, ये तो इसका है। अगर आंतरिक प्रतिरोध ना होता तो यही वोल्टेज के बराबर होता, अगर आंतरिक प्रतिरोध कुछ है तो कैसे निकालोगे टर्मिनल वोल्टेज, किनारे का वोल्टेज, ये वोल्टेज पूछा है, सवाल करो। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, टर्मिनल यानी ये कैसे निकालोगे, या तो केवीएल लगा लो, किरचॉफ वोल्टेज लगाओ। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लगाना आता है तो किरचॉफ वोल्टेज लगाओ, नहीं आता है तो मान लो मैं कि अगर इसको मैं x मान लूं, इसको y मान लूं, इसके बीच वोल्टेज को मैं vxy मान लूं, ये यही पूछा गया है आपसे, x और y के बीच का वोल्टेज vxy कैसे निकालोगे, पता कैसे निकालोगे वोल्टेज, इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज ड्रॉप हटा दो। बैटरी में जो कितना वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज है उसमें से इसके आंतरिक प्रतिरोध में जो होगा ड्रॉप उसको माइनस कर दो, यानी बैटरी का जो इंटर ये ईएमएफ है इसमें से माइनस कर दो, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप ई -IR, यहां का वोल्टेज दिया जाएगा आपको। या तो केवीएल लगा लो, दिस वोल्टेज प्लस करके, केवीएल आपको नहीं आता है, मासूम हो आप, तो मैंने आपको ज्यादा तंग नहीं किया, मैंने कहा इसमें से इस रेजिस्टेंस में आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है, वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसमें, उसको माइनस करो, दिस माइनस दिस, इस बैटरी की वजह से इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ई कितना है, ये 2 वोल्ट, आई करंट कितनी, इसमें कितनी आ रही है 5, और ये रेजिस्टेंस कितना है 0.10, तो सॉल्व करो 2 माइनस 5 और 0.10 कितना हो जाएगा 0.5, 2 माइनस 1.5 1.5 वोल्ट। यानी सेल का ईएमएफ था 2 वोल्ट, उसमें से आधा वोल्ट कौन खा गया, ये भाई साहब खा गए। 2 वोल्ट है इसमें, आधा वोल्ट भाई साहब खा गए, तो 2 में से आधा का 1.5 यहां मिलेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज 1.5 वोल्ट। बोलिए कोई तकलीफ किसी को, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो जेई एंड आईटीआई टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। इस टेलीग्राम पे जेई एंड आईटीआई में राजकुमार सर, जेई एंड आई, ठीक। कोई डाउट है क्या इस सवाल में किसी को, कोई डाउट है बोलिए। एसएससी विक्रम हरिओम सनी। नेक्स्ट, एक बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक को लीड से जोड़ने पर उत्पादन होगा, कनेक्टिंग लीड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी विल प्रोड्यूस। क्या हो जाएगा अगर मैं बैटरी के नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ दूं, क्या हो जाएगा, इनटू ब्लेंडर हो जाएगा। कैसे सर, ये बैटरी का मान लो प्लस है, ये बैटरी का माइनस है। अच्छा सर, बैटरी के प्लस को माइनस कभी मत जोड़ना, क्या हो जाएगा सर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये प्लस ही तो है एक तरीके से बैटरी, और ये माइनस है, ये प्लस से जुड़ा है तो प्लस है, ये माइनस जुड़ा माइनस है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। बैटरी का प्लस ये है, इसको यहाँ से जोड़ दिया, बैटरी का माइनस ये है, इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो प्लस ये जोड़ दिया, माइनस ये जोड़ दिया। अगर आपने बैटरी के प्लस को प्लस माइनस जोड़े एक साथ नहीं, देखो जो सेम 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 प्लस सीधे चिपक गया माइनस से। अगर आपने बैटरी के प्लस के माइनस जोड़ दिया क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्या होगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रट लेना ये सब, बैटरी के प्लस और माइनस को चिपका दिया शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया तो। नेक्स्ट, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के दौरान कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। जब चार्ज होती है लेड एसिड बैटरी तो चार्जिंग होने के दौरान जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन। ये सवाल बच्चों वाला है। 120 एम्पीयर बैटरी कैन डिलीवर करंट 8 एम्पीयर फॉर पीरियड ऑफ, क्षमता है 120, ये क्या होती है करंट इनटू टाइम, करंट 8 एम्पीयर है, टाइम कितना घंटे में, टी कितना हो जाएगा 120/8, तो 4 की 12 7 8 15। कैपेसिटी क्षमता क्या होती है, इसी बैटरी की क्षमता होती है एम्पीयर इनटू टाइम, यानी कितने एम्पीयर करंट कितने टाइम तक दे सकती है, तो गुणा कर लिया आपको क्षमता मिल जाएगी। कैपेसिटी होती है एम्पीयर इनटू टाइम, हमने निकाल दिया। अगला सवाल ये, इसका आंसर बताइए। आलोक कुमार सिन्हा, विक्रम बोले सर आप कहाँ हैं, मैं दिल्ली में हूँ अभी, दिल्ली में। बताओ इसका आंसर, कलम चलाओ और बताओ। एक बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज 10 वोल्ट है और जब इसे 992 के प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता 9.9 वोल्ट है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोधक कितना है। द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ बैटरी इज 10 वोल्ट, बैटरी इज कनेक्टेड विद 992 ओम रेजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 9.9 वोल्ट, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। निकालिए सर, कैसे निकालेंगे पता नहीं, तुम निकालो चिंटू। ये भी सवाल पूछा गया कि हाँ चिंटू, फिर तो मुश्किल लग रहा है, पूछा तो गया आपके एग्जाम में, निकालिए। हाँ, मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, देखो एक बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज 10 वोल्ट है, यानी ये वोल्टेज बैटरी का, अगर हम इसको ई नाम दे रहे तो 10 वोल्ट है और इससे 992 के प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। पहले बैटरी को जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का, स्मॉल आर मान लिया। और जो अब लोड लगाया गया है, बाह्य प्रतिरोध, जो भार है, लोड है, वो यहाँ लगाया गया है। ठीक है, लोड है, भार है, खुला परिपथ वोल्टेज 10 वोल्ट है, इससे 992 के प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। जो बाह्य प्रतिरोध है ये आर, कैपिटल आर, ये है 992 प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टेज 9.9 वोल्ट है। जो बाह्य प्रतिरोध लगा है इसका वोल्टेज दे रखा है 9.9 वोल्ट। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आपको इस आर की वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन मार्क। यानी बैटरी का ईएमएफ पता है, जो लोड लगा रखा है आपने, जिसको करंट देगी बैटरी, उस लोड की वैल्यू है 992 ओम, उस लोड रेजिस्टेंस का वोल्टेज पता है, आपको बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पता करना है। आर क्या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ई क्या बैटरी का ईएमएफ, ये लोड लगा है वो, आप आंसर बता दीजिए। कैसे निकालेंगे, अरे कैसे निकालेंगे सर। देखो सबसे पहले तो तुम करंट निकाल दो, इसमें करंट निकाल सकते हो। कैसे सर, अरे इसका रेजिस्टेंस पता है, हाँ इसका वोल्टेज पता है, हाँ सर, इसमें करंट निकाल सकते, करंट ऐसे ऐसे आएगी, हाँ सर आएगी, तो मान लो करंट आई आ रही है, तो वही आई करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी।
आई, वही ऐसे आई 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 आई। तो कैसे आई करंट निकालोगे? ओम भैया क्या करके गए हैं? ओम भैया करके गए हैं कि किसी भी ब्रांच की करंट निकालनी है, आई उस ब्रांच का वोल्टेज डिफरेंस विभवांतर लीजिए अपन उस ब्रांच का रेजिस्टेंस लीजिए। इसमें जाने वाली करंट पूछिए इसका विभवांतर कितना है, इसी करंट निकालनी है आई, इसका विभवांतर कितना है 9.9 और इसका रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच का 992। ये 992 का क्या डेटा है भाई? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन क्या है 1.2, एक 1 ओम है, 1.12 है, 9.92 दूर दूर है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल देंगे। कितना आएगा आई? आप क्या करिए 10 से गुणा कर दिया दोनों साइड ऊपर नीचे, गुणा कर देते हो गया 9920, 10 से गुणा कर दिया आपने, ठीक ये आ गया। मैं अप्रॉक्सीमेशन लूंगा, मान लीजिए मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो 9920 को मैं 2 को 0 मान लूँ, 1% के लिए मान लेता हूँ, तो मैं ऐसे मान लिया 99/99 इसको 0 मान लिया, 0 1 कट गया कितना हो गया 1/100। ये आ गया कितना करंट 1/100 के आसपास करंट आ गई। अच्छा ठीक है, मान लिया करंट कितनी आ गई 2 को भी 0 मान लिया, 9920 का इसको 9900 मान लिया, क्या दिक्कत है? आप तो यहाँ तक आसानी से 1/100 आ गया, लगभग कैसे कर सकते हैं आप, पूरा करो तुम्हारे पास टाइम है। तो मुझे इसमें जाने वाली करंट मिल गई, क्या पूछा है मुझसे? मुझे पूछा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ये पूछा है। तो ये बताओ कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, अगर इसका वोल्टेज आपको निकालना है कैसे निकालोगे? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज, थोड़े पहले किया था हमने, देखो हमने VSY क्या लिखा, ये वोल्टेज दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। VSY क्या लिखा था, इस वोल्टेज में से इसका वोल्टेज ड्रॉप हटा दो, इस आर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बराबर दिस वोल्टेज। तो अगर इसका वोल्टेज निकालना है इसमें से इसका वोल्टेज ड्रॉप हटा दो, तो आई करंट माना, ये करंट आई जा रही है और रेजिस्टेंस वही का यहाँ लगाओ, सेम आपको केवीएल लगाने की दिक्कत है। तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू दिस वोल्टेज, तो आप लगाओ E माइनस इसे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है I × R बराबर दिस वोल्टेज, ये दे रखा है 9.9, दिस माइनस दिस बराबर दिस कर दिया। E की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, I कितना है I 1/100। अच्छा सर R यही निकालना है बराबर 9.9, यहाँ से 100 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, पूरा 0 था 0 0 और आ गया माइनस R 100 से गुणा किया 990 माइनस R उधर भेज दो प्लस R 1000 माइनस 990 10 ओम के आसपास जो ऑप्शन आएगा मैं टिक मारूंगा। 10 ओम के आसपास क्या 9.92 सर एग्जैक्ट 9.92 क्यों नहीं आ रही? मैंने इसको ऐसे मान के सॉल्व किया ना, एग्जैक्ट करोगे तो कर लेना, मैं 99 को 9920 से भाग दोगे एग्जैक्ट वाइड कर लेना। मैंने क्या किया 9920 को 9900 मान लिया ताकि 99 ऊपर नीचे कट जाए तो 1/100 आ गया। ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, मतलब अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो हम इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 99 को 99 रखा, इसको 9900 कर दिया, इसको काटा 1/100, फिर इसकी वैल्यू दिया लगभग आठ की वैल्यू 10 10 करीब क्या है 9.92 9.92 कर दिया हमने। कोई दिक्कत है तो बताइए इस सवाल में, किसी कोई दिक्कत? एग्जैक्ट होगा 9.92, हमने लगभग निकाल दिया। 10 का ऑप्शन और कोई नहीं है, ये तो 102 है भाई, 102 10 से बहुत दूर है, 1 10 से बहुत कम है। चिंटू इसीलिए कहा जाता है पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छे से पढ़ लेते हो आप तो सारे सब्जेक्ट को धुआं कर सकते हो, केवीएल केसीएल करंट वोल्टेज। अगले सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट। एक बैटरी में 4 सेल समांतर जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का वोल्टेज कितना है, क्षमता 4 एम्पीयर घंटा है, बैटरी का एम्पीयर घंटा निर्धारण पाइए। इन बैटरी 4 सेल्स आर पैरेलल, ईच रेटिंग ऑफ दिस एंड दिस, द एम्पीयर आवर रेटिंग ऑफ द बैटरी इज। 4 सेल हैं, अच्छा लगाओ चारों सेल को, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, फिर यहाँ पे आपको लोड लगा होगा, ये लोड लगा होगा जो भी लगा होगा। एक सेल का ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट और कैपेसिटी कितनी एक सेल की 4 एम्पीयर आवर, एक सेल की कैपेसिटी कितनी है 4 एम्पीयर आवर, एक सेल का वोल्टेज कितना कैपेसिटी कितनी। ऐसे हमने 4 सेल को पैरेलल में जोड़ा है, अब पैरेलल में जोड़ने के बाद इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल एम्पीयर आवर कितना होगा। एक सेल का ईएमएफ दे रखा है, एक सेल की क्षमता दे रखी है, पैरेलल में जोड़ दिया हमने, पैरेलल में जोड़ने के बाद इस पूरे कॉम्बिनेशन का एम्पीयर आवर कितना होगा। देखो बैटरी की क्षमता जो पूछी आपसे एम्पीयर आवर रेटिंग, यानी एम्पीयर घंटा दर निर्धारण करना, मतलब एम्पीयर आवर पूछना है, तो कैपेसिटी क्या होती है एम्पीयर इंटू आवर, ये तो होती है एम्पीयर इंटू घंटा, क्षमता ही होती है। आप मुझे बताइए पैरेलल में जोड़ने से करंट क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक सेल अकेले लगी थी तो वो कुछ करंट दे रही थी, जब कई सारी सेल को आप पैरेलल में जोड़ते हो तो करंट रेटिंग बढ़ जाती है। पैरेलल में जोड़ने से करंट रेटिंग बढ़ जाती है, सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है, सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है, पैरेलल में जोड़ने से करंट रेटिंग बढ़ जाती है। तो अगर आपने कई सारी सेल को समांतर में यानी पैरेलल में लगाया है तो करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। सारी सेल एक जैसी हैं, एक सेल का वोल्टेज इतना है उसकी क्षमता इतनी है। तो मान लीजिए एक अकेली सेल जो करंट दे रही थी आई करंट दे रही थी, मान लीजिए अकेले एक सेल जो करंट दे रही थी आई दे रही थी, जब ऐसे 4 सेल आपने लगा दिया तो चारों में जो करंट कितनी देंगी 4 आई। अगर एक अकेली सेल जो करंट दे रही थी मान लीजिए आई दे रही थी तो आई ये देगी, आई और आई में क्या होगा जाइए नहीं आई में होगा 4 आई। तो पहले करंट आई थी तो करंट कितनी होगी 4 आई, टाइम वही है एम्पीयर टू आवर। पहले मान लीजिए एम्पीयर आई था और टाइम क्या था टी था, अब करंट क्या हो गई 4 आई और टाइम क्या हो गया टी, टाइम टी था तो पहले आई इंटू टी था 4 आई इंटू टी हो गया, क्षमता क्या हो गई 4 गुना, करंट 4 गुना नहीं हो रही है क्या। हाँ सर, अरे पहले एक सेल था कुछ करंट दिया मान लीजिए आई, अब 4 सेल आपने लगा दिया तो पैरेलल में लगाया है ना, पैरेलल में लगाने से करंट रेटिंग बढ़ गई, एक की करंट रेटिंग 4 को पैरेलल लगाया तो करंट रेटिंग 4 गुना हो गई, ये एम्पीयर रेटिंग 4 गुना हो गई, टाइम वही एम्पीयर रेटिंग 4 गुना तो एम्पीयर कैपेसिटी की क्षमता 4 गुना हो गई, क्षमता का 4 गुना। पहले कितनी थी, पहले क्षमता कितनी थी 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16। पहले क्षमता कितनी थी 4 एम्पीयर आवर, अब क्षमता कितनी हो गई तो पहले 4 थी 4 गुना कर देना है 16 एम्पीयर आवर। कैसे पता चला 4 गुना होगी क्योंकि करंट 4 गुना होगी, कैसे पता करंट 4 गुना होगी क्योंकि एक की करंट मान लीजिए आई थी, ऐसी 4 सेल करंट जुड़ी तो 4 की करंट 4 आई हो जाएगी, तो करंट बढ़ जाती है पैरेलल में। हाँ और सारी सेल एक जैसी है तो एक की करंट आई है तो 4 की करंट 4 आई 10 की करंट 10 आई हो जाएगी। बोलिए कोई बात नहीं आलोक, कोई तकलीफ इसमें? ऐसा सवाल आएगा तो आंख पलक झपकते ही आंसर देना। अगला सवाल है नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है 1.20 होता है निकल कैडमियम सेल का आउटपुट वोल्टेज। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ड्राई सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वैसे तो कोई भी सेल जब यूज में होती है तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे वो काम ड्राई सेल का है, सोलर सेल और एलईडी लोड सेल अलग। लोड सेल तो स्ट्रेन गेज वगैरह है एक तरीके से, नाम में जरूर से लिखा हुआ है तो वेट वगैरह आप एक तरीके से मान लीजिए। ड्राई सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला है लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सेल शुड बी, जो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए किसी बैटरी में कितना होना चाहिए, तो जहां जो प्लेट है ना लेवल ऑफ प्लेट उससे कम से कम 10-12 मिलीमीटर ऊपर तक होनी चाहिए, उससे 10-12 मिलीमीटर ऊपर तक।
प्लेट के तल से नीचे, प्लेट तल के समान, प्लेट तल के ऊपर, प्लेट तल के ऊपर, एबव द लेवल ऑफ प्लेट, जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जितनी ऊंचाई तक प्लेट है उससे भी 10, 15, 12 मिलीमीटर ऊपर ऊंचाई तक होना चाहिए। यानी प्लेट के स्तर से भी 10, 12 मिलीमीटर, 10, 12 मिलीमीटर, 10, 12 मिलीमीटर, 10, 15 मिलीमीटर ऊपर तक होना चाहिए क्या? इलेक्ट्रोलाइट। तो प्लेट के तल के ऊपर तक होना चाहिए। हाँ, भारतीय रेलवे में एसी ट्रैक से उपयोग किया जाने वाला वोल्टेज, भारतीय रेलवे में जो हम यूज करते हैं वोल्टेज कितना यूज करते हैं? 25 केवी या 25,000 वोल्ट, 25,000 वोल्ट या 25 केवी। ट्रैक से मतलब भारतीय रेलों को खींचना, जिसमें नौकरी की कोशिश में हो आप। वोल्टेज यूज इन एसी ट्रैक्शन, ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को खींचना। ये जो ट्रेन है उसको खींचने के लिए जो वोल्टेज देते हैं कितना देते हैं? 25 किलो वोल्ट। लोड सेल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लोड सेल क्या नापने के इस्तेमाल किया है? लोड सेल वजन या भार नापती है, वजन वेट। लोड सेल क्या करती है? वोल्टेज को वेट में कन्वर्ट करती है। लोड सेल प्रकार से स्ट्रेन गेज है, क्या स्ट्रेन गेज? स्ट्रेन गेज क्या आपने नहीं पढ़ा होगा। ये क्या करती है? ये वजन नापती है, मान लो वेट नापती है। क्या नापती है लोड सेल? वेट वेट वेट। सवाल है, दो बैटरी है जिनका ईएमएफ असमान है, असमान ईएमएफ दो बैटरियों को। अगर दो बैटरी का ईएमएफ समान नहीं है तो गलती से पैरेलल में जोड़ देना। क्यों सर? पैरेलल में आप बैटरी को तभी लगा सकते हो जब सारी बैटरियों का वोल्टेज सेम हो। बैटरी को पैरेलल में हम तभी लगा सकते हैं जब उनका ईएमएफ सेम हो। अगर दो बैटरी है और उनका ईएमएफ यानी वोल्टेज समान नहीं है तो उनको पैरेलल में लगाओ। फिर किस पे लगाएंगे? सीरीज में लगा दो। अगर दो बैटरी का ईएमएफ सेम नहीं है तो उसको सीरीज में लगा सकते हो, पैरेलल में नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए ना। एक वोल्टेज करीब वोल्टेज 10 है, दूसरी करीब 20 है, पैरेलल में कैसे लगा दूं मैं? अलग अलग ईएमएफ वाले, अलग अलग ईएमएफ, अलग अलग वोल्टेज वाले दो सेल को पैरेलल में कभी नहीं लगा सकते। कहां लगा सकते हैं? सीरीज में लगा सकते हैं। टू ईएमएफ असमान ईएमएफ दो बैटरी को कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, नो कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली, मे बी कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली। केवल श्रेणी में ही जोड़ा जा सकता है, समांतर में नहीं। समांतर में जोड़ने के लिए शर्त क्या है? क्या है शर्त? वोल्टेज सेम होना चाहिए। और अगला सवाल ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए 12 वोल्ट की बैटरी रेटेड है 14 एम्पीयर आवर पे, इट मस्ट बी डिलीवर एन एवरेज ऑफ 2 एम्पीयर, हाउ लॉन्ग द बैटरी लास्ट विल डिस्चार्जिंग। 12 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटी 48 एम्पीयर आवर है, करंट इसको 2 एम्पीयर देना है, कितनी देर तक करंट देगी डिस्चार्ज होने से पहले? तो जो क्षमता होती है इसकी कितनी होती है? 48, करंट कितनी दे रहा है? 2 एम्पीयर, टाइम आवर में 48/2 24। आज की कहानी यहीं तक। कोई डाउट है किसी को बताइए। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? JNK राजकुमार सर, JNK राजकुमार सर टेलीग्राम पे आप जाना, वहां पे पीडीएफ में 10 मिनट में दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपका एलपी का डेट आगे बढ़ा है, अगर आप ट्रेड वेट नहीं पढ़े हो या पढ़े हो कहीं से समझ में नहीं आया या तैयारी करनी है तो ट्रेड का सुपर फास्ट बैच का रेगुलर पे चल रहा है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्रेड का सुपर फास्ट बैच चल रहा है, एक इलेक्ट्रिशियन का, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, लगभग सिलेबस कंप्लीट है। एक दो क्लासेस और होनी होंगी, 2-3 क्लासेस सिलेबस लगभग कंप्लीट है। एलपी एग्जाम तक 19 का सिलेबस हो गया था, आप जाकर के शॉर्ट चीजें पढ़ सकते हैं अगर आपको कम टाइम में पढ़ना है। अदरवाइज कंप्लीट बैच इलेक्ट्रिशियन का है जिसमें सारी चीजों को आराम से पढ़ाया गया है, बेसिक साइंस का बैच लेना है तो भी आप जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। कहां जाएंगे आप? करेबल लैब पे। कोई डाउट है आज की क्लास में बताइए।